इफ यू वांट टू बी द स्टार बैटर, ये सब जो चल रहा है वो बंद करना पड़ेगा। ये सब चीजें 32 साल के एज के बाद भी हो जाएगा कि ऑल दीज फ्लिंग्स एंड एवरीथिंग। 22 से 32 सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करो, फिर पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। दे ऑलवेज पोर्ट्रेड यूएस एज द वर्ल्ड पावर जो दुनिया को बचा रही है। दैट इफ दे वांट टू बेसिकली बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड, दे नीड टू फर्स्ट सेल देयर कल्चर टू द वर्ल्ड। दैट इज हाउ द के ड्रामा कल्चर एंड एवरीथिंग केम आउट। गुड 30-35 years वी ऑलमोस्ट हैड हॉरिबल टाइम व्हाइल टूरिंग वेस्ट इंडीज। थिंग्स वर दिस बैड। मतलब हमारे इतने अच्छे पीक बैटर्स आए, उन्होंने भी वहां पे काफी स्ट्रगल किया। और अगर आज भी मैं देखूं तो टेस्ट मैच बैटिंग में वेस्ट इंडीज बैटर्स के लिए सबसे वर्स्ट पिचेस है। पर आप सोचो कहां से, मतलब एक ब्रिटिश कॉलोनी से पहला ब्लैक कैप्टन से कहानी, फिर वर्ल्ड डोमिनेंस, वो भी कितनी बड़ी वर्ल्ड डोमिनेंस, वर्ल्ड कप ट्रॉफी सब जीतने जनाते के बाद फाइनली आपने बिल्कुल डिक्लाइन होते हुए देखा। इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि हम एक हिस्ट्री लेसन पढ़ रहे हैं ऑफ अ किंगडम। तो वेस्ट इंडीज एक्चुअली में कोई कंट्री नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थंबनेल सबने देख लिया होता है तो इसीलिए मैं हाइप ही बनाना स्टार्ट कर देता हूँ पहले ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे को लगता है कि थंबनेल बताने की ज़रूरत नहीं है, थंबनेल से पता चल जाता है, टाइटल से पता चल जाता है। दिस मेरे बड़े क्लोज है। दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट एंड जैसे घर वाले बताते होते हैं ना कि हम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, ऐसे करे वैसे करे, नदियाँ पार करके पढ़ने जाते थे। अगर 6 किलोमीटर भागते आते थे बोरी उठा के। हाँ, क्रिकेट का इक्विवेलेंट जो है वो है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। उस मामले में कि हमारे घर वाले जो बताते थे कि भाई कि पहले वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर ऐसे होते थे, उनके ऐसे दड़ू दड़ू से बैट्समैन होते थे जो एक बार पिच पे खड़ जाते थे तो आउट नहीं होते थे, और बूढ़े बूढ़े उनके क्रिकेटर क्लाइव लॉयड जैसे जो दिखने वाले थे वो लगते नहीं थे। पर वो थी पता है क्लाइव लॉयड की कितनी? 6'5" का बैटर, और मतलब देख के लगते थे प्रोफेसर लगते थे, नोबल लॉरेट। वही तो ऐसे से प्लेयर्स होते थे। बहुत सारी कहानियां सुनते थे कि इनविंसिबल टीम होती थी, सभी डरते थे, कोई टीम उनके आसपास भी नहीं होती थी। एक वो टाइम, और फिर जब आप प्रेजेंट देखते हो तो आप कहते हो ये इतना ज़्यादा कैसे गिर गए। बहुत सारी बातें हैं इस पॉडकास्ट में, मेरे को पक्का पता बहुत मज़ा आने वाला है। पर एक क्वेश्चन जो सबने, मेरे को लगता है पता नहीं किसने फेस करा कि नहीं करा, पर जब मैंने 2002-2003 में देखना शुरू करा था तो जब मैं वेस्ट इंडीज़ सर्च करता था कंट्री का नाम नहीं मिलता था। ये कंट्री है भी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ कंट्री। तो थोड़ा सा आप बताओगे कि ये कैसे बना है? बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाते हैं। 1453 में जो बेसिकली बैजेंटाइन एम्पायर था, इट वाज ऑन इट्स डिक्लाइन, और उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर आया जिसे हम उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल करके सिटी था जो आज का हमारा से इस्तांबुल है, वो जीता, विच वाज लाइक उस एरा का बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब फॉर मल्टीपल रीजंस। तो 1453 में जो सिल्क रूट था, जो चाइना से होता हुआ साउथ ईस्ट एशिया से, इंडिया से यूरोप जाता था, वो उसके मुंह पे आके बैठ गए। तो दे स्टार्टेड टैक्सिंग पीपल प्रिटी हेविली कि जो कुछ आएगा हमारे थ्रू ये होगा वो होगा। तो यूरोप बिकॉज वाज प्रिटी डिपेंडेंट ऑन दिस सी रूट, दिस सिल्क रूट, बिकॉज इंडिया से, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से बहुत कुछ आता था, स्पाइसेस, गन पाउडर, बड़ा कुछ आया, बड़ा मेजर चीज़ें आई हैं। तो दे जस्ट थॉट कि अगर ये रूट बंद हो गया, इट इज़ गोइंग टू बी सो हेविली टैक्स्ड, it is not going to make economic sense for them. So they wanted a parallel route for it. तो उस टाइम पे स्पेनिश, ब्रिटिश, ये इवन पुर्तगालीज, ये पोर्चुगीज थे, इन सब ने कोशिश की कि दे शुड स्टार्ट फाइंडिंग द ऑल्टरनेट सी रूट मे बी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि 1492 में निकले ईस्ट इंडीज़ ढूंढने, जो कि हमारा वाला रीजन था, और वो पहुंच गए वेस्ट साइड पे। तो जो वो वेस्ट में पहुंचे पहली बार इन आइलैंड्स पे, तो उन्होंने इसे इंडीज़ बोला, बिकॉज इंडीज़ वर्ड अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट कम्स फ्रॉम बेसिकली इंडीज़, सिंधु जो है हमारी सिंधु सभ्यता, जो सिंधु रिवर हमारा प्राचीन रिवर है जिसके अराउंड हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉल आती है, वहाँ के रहने वाले लोगों को हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं। सिंधु बेसिकली एस को लेके यूरोप में थोड़ा गेम डिफरेंट है। जैसे कि अगर जर्मन्स की बात करो तो वो TH को एस बोलते हैं। तो जैसे मतलब मेरे बॉस थे, जो इमीडिएट बॉस थे, जो व्हेन आई वाज इन स्विट्जरलैंड, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से व्हाट इज़ द सीमा फॉर द मीटिंग। तो मैं 6 महीने तो ये नहीं समझा सीमा है कौन।
तो बेसिकली वो TH को S बोल देते थे और एंड में A जोड़ देते थे, हर जर्मन जो करते हैं। तो थीम को वो सीमा बना देते थे। इट्स अ वेरी फेमस जोक ऑल्सो कि अगर एक जर्मन कोस्ट गार्ड बैठा है एंड समबडी इज सेइंग दैट आई एम सिंकिंग, तो व्हाट आर यू सिंकिंग अबाउट? फॉर देम सिंकिंग मींस थिंकिंग हो जाता है। तो यूरोप हैज अ प्रॉब्लम विद S। तो लैटिन में भी यही कंसर्न था, तो ग्रीक्स काइंड ऑफ चेंज इट टू इंडस। तो सिंधु से इंदु बना, इंदु से इंडस बना, इंडस से फिर इंडीज बना। ऐसे करते करते हम लोगों को बेसिकली इंडियन मतलब वो इंडीज बोला जाता था धीरे धीरे। तो जब उन्होंने वहाँ ढूंढा और उनको बाद में पता चला कि दिस इज नॉट द ईस्ट इंडीज, दे वर सर्चिंग, तो दे नेम्ड इट वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज एक्चुअली में कोई कंट्री नहीं है। तो इट्स नॉट इवन अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, नॉट इवन एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। इट्स अगर देखा जाए तो आज इनका अगर एसोसिएशन का मेन वजूद है तो वो क्रिकेट ही है। Okay. तो 13 आइलैंड्स हैं जिनमें बारबाडोस, जमैका, डिफरेंट हैं कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, और दे आर टुगेदर अलॉन्ग विद 19 डिपेंडेंसीज मतलब जिनको अभी तक इंडिपेंडेंट अपनी खुद की गवर्नेंस नहीं मिली है, उनको जोड़ के ये नेशन क्रिकेट नेशन बन के आता है, जो कि ऑब्वियसली वेस्ट अफ्रीकन्स थे जिनको स्लेव ट्रेड के चक्कर में यहाँ लेके आया गया फॉर प्लांटेशन पर्पसेस एंड अदर थिंग्स ड्यूरिंग 1800s एंड ऑल। जो ब्रिटिशर्स ने उस पूरे पार्ट को रूल किया, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इन सब लोगों ने। तो जब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ऑलवेज फेल्ट दैट क्रिकेट इज़ अ वे टू कॉलोनाइज पीपल, तो जहाँ जहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे उन्होंने वहाँ पे उनको क्रिकेट के थ्रू भी कॉलोनाइज करने की कोशिश की। दे फेल्ट दैट इट्स अ गेम ऑफ एलीट्स। दैट इज़ वाई इंडिया में पारसीज ने खेलना पहले शुरू किया था क्रिकेट। तो पारसीज के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो वहाँ पे भी पीपल हु वांटेड देमसेल्व्स टू बी कॉल्ड इंग्लिश ऑलवेज फेल्ट दैट दे हैव टू बी इन दिस स्पोर्ट्स। तो वेस्ट इंडीज गॉट द टेस्ट स्टेटस इन 1926। तो दे वर द फोर्थ कंट्री कह लो कि क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड विच गॉट द टेस्ट स्टेटस। उससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के पास ही था। न्यूजीलैंड ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इट बिट लेटर। न्यूजीलैंड तो आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना है ऑफिशियली 1948-47 के अराउंड। फिर ऑब्वियसली इंडिया उससे पहले बन गया था। 1932 में इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 26 में दे बिकेम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन, बट तब ब्रिटिश कैप्टन्स ही होते थे। ओके। हाँ, तो मतलब ऑन एंड ऑफ वाइस कैप्टन्स कुछ ब्लैक्स पुश हुए, तो एक आधा मैच कभी कर ले। फुल टाइम ब्लैक कैप्टन 1960 तक नहीं था। तो 1960 में जाके पहली बार मतलब आपको एक ब्लैक कैप्टन मिला, फ्रैंक वॉरेल, जिनके नाम पे फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी भी एग्जिस्ट करती है, जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होती है हर साल तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली हर साइकिल में। तो फ्रैंक वॉरेल बिकेम देयर फर्स्ट ब्लैक कैप्टन इन 1960। ऑस्ट्रेलिया टूर पे वो गए थे। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ब्रिलियंट टूर हुआ था कि मतलब फर्स्ट मैच वाज टाई and then they lost the series 2-1, which was a very closely fought series, जिसमें रिची बेनॉट वाज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, जिनका हमने कमेंट्री में बहुत नाम सुना है। तो 2-1 से वेस्ट इंडीज़ बड़ी क्लोजली हारी थी। एक मैच ड्रॉ हुआ था और एक वो टाई हुआ था। 5 मैच सीरीज थी। और इतना उनके बिहेवियर को, कंडक्ट को, प्लेइंग स्किल को एडमायर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया गेव देम अ मोटरकेड परेड, मतलब पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम को, मतलब पूरे सिटी में उनको मोटरकेड परेड मिला था उस टाइम पे। It was celebrated like this कि one team which has come here and has played with such good spirits and competed so hard with us and everything. तो 1962 में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नारी कॉन्ट्रैक्टर, आपने शायद अभी नाम सुना हो, इंडिया के कैप्टन थे उस एरा में। तो चार्ली ग्रिफिथ थे, बड़े डेडली फास्ट बॉलर। ही वॉज इवन रिपोर्टेड फॉर इलीगल एक्शन ऑल्सो, चक करने का भी उनके ऊपर एक बार रिपोर्टिंग हुई थी। तो उन्होंने बाउंसर मारी थी और नारी कॉन्ट्रैक्टर का सर खोल के रख दिया था। इट एंडेड हिज करियर एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। तो उस टाइम पे फ्रैंक वॉरेल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने खून दिया था, उनकी लाइफ बचाई थी। ओके। 1962 में मतलब वेस्ट इंडीज इवन इन दैट एरा वाज अ वेरी डेडली टीम, बट दे वर नॉट हैविंग दैट फायर, आई वुड से द फायरिंग स्पिरिट की हाँ वो बिल्कुल डिसिमेट ही कर देंगे ऑपोजिशंस को, वैसा नहीं था। तो इसलिए उनको क्लिप्सो क्रिकेट बोलते थे कि क्लिप्सो क्रिकेट मीन्स की गुड पीपल, फन पीपल टू बी विद, बट नॉट लाइक समबडी हु वुड बी रूथलेस एंड आई वो जो उस एरा की ऑस्ट्रेलिया टीम्स होती थी कि बिल्कुल रूथलेस, डेसिमेट ही कर देना ऑपोजिशन को। जस्ट लुक एट द टीम दे हैड, मतलब 3 Ws बड़े फेमस थे। उसमें आपके वीक्स थे, देन आपके वॉलकॉट, क्लाइड वॉलकॉट, जिनको हमने इवन विकेट कीपर वाले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि ही
His averages we discussed as a wicket keeper and as a pure batter also. उस time पे as a wicket keeper batter also he had 40 का मतलब average, which is insane for that kind of an era. Then obviously खुद जो इनके captain Frank Worrell, then they had Gary Sobers, ठीक है ना, the greatest all-rounder ever in the cricket history I would say. Jack Cullis is one guy who would compete, but all-round ability में इवन और ऊपर, बिकॉज वो चाइना मैन भी कर लेते थे, वो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन भी कर लेते थे, लेफ्ट आर्म मीडियम भी कर लेते थे, प्लस अमेजिंग क्लोजिंग फील्डर, अमेजिंग इनसेन क्लोजिंग फील्डर. मतलब ऑब्वियसली उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था जो ब्रेन लारा ने अल्टीमेटली तोड़ा था. ये हो गया. उनके बाद ऐसा नहीं था, रोहन कन्हाई थे उनके पास, बड़ी फेमस स्टोरी है रोहन कन्हाई के साथ भी. जो गावस्कर थे, ही वॉज अ बिग फैन ऑफ रोहन कन्हाई. उन्होंने अपने बेटे का नाम रोहन कन्हाई के नाम पे रखा था. ओके. तो रोहन गावस्कर was named after Rohan Kanai. तो कितना उन्होंने उसके करियर को मिमिक करा? Rohan Kanai was one of the best batters in the world at that time. उनकी 47-48 की रिटायरिंग टेस्ट मैच एवरेज थी. अच्छा. तो उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते. Walcott was close. Walcott was 50 above. Frank Worrell was 50 above. ये तो बहुत इंसेन बैटिंग है रहा था वेस्ट इंडीज का. ऑलराउंडर्स देखो, गैरी सॉबर्स तो हाई 50s के एवरेज में रिटायर हुए हैं. मतलब आप सोचो ना, उनके पास 4 या 5 बैटर्स थे जो 50 प्लस के एवरेज वाले बैटर्स थे. फिर दे हैड वेस्ली हॉल्स वाज डेडली फास्ट बॉलर. देन चार्ली ग्रिफिथ, तो मैंने कहा सर फोड़े लोगों के उन्होंने. देन दे हैड लांस गिब्स हु बिकेम द फर्स्ट स्पिनर टू टेक 300 विकेट्स. 309 विकेट्स थी उस एरा में उनके. और तो मतलब आप यही गिनो 8-9 प्लेयर्स तो यही हो गए जो मतलब. फिर कालीचरण वाज देयर, और भी बहुत सारे उनके पास लेजेंडरी प्लेयर्स थे उस एरा में, बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स. बट अगेन क्लियरली यू कैन से 90s और 2000s की इंडिया की लेजेंड्स भर रखे हैं, पर ओवरऑल हम compete कर पा रहे हैं, वी वर नॉट द वर्ल्ड डोमिनेटिंग पावर. ओके. तो यहाँ पे ये डोमिनेट नहीं कर रहे थे अभी. ऐसा नहीं थे कि हाँ दे वर लाइक इंडियन टीम को तो कभी भी डेसिमेट करते हैं, उस तरह वाला सीन था. बट नॉट लाइक कॉन्टिन्यूसली बीटिंग ऑस्ट्रेलिया और समथिंग. इंग्लैंड को भी हराया 1963 में. दे डिफीटेड इंग्लैंड अंडर फ्रैंक वॉरेल ओनली. बट उसके बियॉन्ड फ्रैंक वॉरेल डाउट वेरी अर्ली. आई थिंक काफ़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद वो मतलब कोच एंड ऑल भी रहे हैं, कोच रहे हैं, मैनेजमेंट में रहे हैं, फिर डाइट प्रीटी अर्ली. ही डिडंट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग. ज़्यादा उनकी एज नहीं थी. और फ़र्क कहाँ आया जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने अपना टर्न अराउंड देखा. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ के ना जितने मेजर आइलैंड्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस भी इसी टाइम पे हुई है, 62 से लेकर 66 के बीच में. अच्छा. तो मतलब आप ओवरऑल सिनारियो देखो कि योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज देयर, यू हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड. और उस एरा में आप सोचो बीइंग अ ब्लैक वाज लाइक सच अ बिग टैबू. आपको वर्ल्ड रिकॉग्निशन भी नहीं थी. यू वर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन. उस टाइम पे गिने चुने नाम थे, मोहम्मद अली हो गए या पेले हो गए, जिन्होंने धीरे धीरे वो वर्ल्ड स्टेज पे ब्लैक लोगों को वो आइडेंटिटी दी है. तो आइडेंटिटी क्राइसिस था. पीपल फेल्ट दैट दे वर नॉट सुपीरियर टू अदर्स, दे वर नॉट good enough to compete. There were a lot of layered things to it. And the whites also kind of made sure that they always have that stranglehold over these people. That's why मैं कह रहा हूँ कि Charlie Griffith was reported for that action, but we don't know whether it was a fair thing or not, because उस time पे obviously nobody would see a black fast bowler like tormenting oppositions. वो चीज़ें नई लोगों से बर्दाश्त होती थी. तो different था वो era, बहुत different था. And 1974 में things changed, big time changed when Clive Lloyd became the captain. He was already there in the test setup. काफ़ी अच्छे बड़े player थे उस time तक, वो नाम था उनका and all. And then when he became the captain, he completely changed the whole thing. West Indies were looking for that inspiration because उस time पे जैसे इंडियंस का हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो वेस्ट इंडीज़ के लोग थे वो यूरोप में, स्पेशली यूके में एंड ऑल में 3rd-4th सिटीजन की तरह रहते थे. दोज हु यूज्ड टू फेस अब्यूज ऑन अ डेली बेसिस, दोज हु यूज्ड टू फेस ह्यूमिलिएशन ऑन डेली बेसिस. यूएस में हर जगह पे स्लेव्स ये वो, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वल. तो नीडेड सम इंस्पिरेशन एट दैट लेवल, पीपल हु कुड बेसिकली दे कुड कॉल देमसेल्व्स एज देयर ओन एंड कुड बी द वर्ल्ड बीटर्स. तो सबसे पहले दैट हैपेंड विद क्लाइव लॉयड. ही केम इनटू दैट रोल ऑफ कैप्टन. And he changed West Indies cricket forever. 75 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ. ऑस्ट्रेलिया was also one of the favorites in that World Cup. ऐसा नहीं था कि वेस्ट इंडीज was the favorite, but वेस्ट इंडीज बिल्कुल अनडिफीटेडली जीती और फाइनल बहुत तगड़ा हुआ था. फाइनल में वेस्ट इंडीज बैटेड फर्स्ट. इन 60 overs they scored 291, जिसमें क्लाइव लॉयड स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100. 85 बॉल 100 था उस एरा में. 85 बॉल 100 इन दैट एरा.
तो 291 स्कोर किया था। और बैटिंग करने जब आई थी तो उस टाइम एन चैपल कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के, ग्रेग चैपल के बड़े भाई। ग्रेग चैपल तो हम सबको पता ही है, और एन चैपल का भी आपने सुना होगा, क्योंकि काफ़ी उनके आर्टिकल्स काफ़ी कुछ आता रहता है। तो ही वॉज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वॉज डूइंग रियली वेल, बट दे आई थिंक हैड लाइक 4 to 5 रनआउट्स इन दैट मैच। 3 तो उसमें से विव रिचर्ड्स नहीं किए थे। और मतलब ग्रेग चैपल वॉज ऑल्सो गोइंग ग्रेट गन्स, एंड आई थिंक ही वॉज ऑल्सो रन आउट इन दैट मैच। ग्रेग चैपल तो ऑब्वियसली स्टार बैटर थे उस एरा के, एंड बहुत क्लोजली हारी थी ऑस्ट्रेलिया, 17 रन से हारी थी। और आई थिंक 10 बॉल में 17 रन चाहिए थे जब लास्ट विकेट बची थी। तो 17 रन एट मतलब दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ स्मॉल मार्जिन, एंड वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को चुप गई थी डिफीट। तो दे ऑलवेज फेल्ट दैट दे वर द वर्दी ऑफ द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, एंड वेस्ट इंडीज शायद वो नहीं है, बिकॉज उनके पास उस टाइम पे डेनिस लीली थे, उनके पास जेफ थॉम्सन थे, ग्रेग चैपल, आइन चैपल, ब्रिलियंट players थे उनके पास, world beaters, and they had that ruthless aggression. So West Indies went to Australia in 1975, down under tour था 6 test matches का, and तब Greg Chappell was the captain, his younger brother of Ian Chappell, he became the captain, and Greg Chappell gave very aggressive statements कि we are going to decimate them, we are going to play very aggressive cricket and all, and West Indies by that time were not expecting such a ruthless attack on them. Bouncers were bowled, मतलब every single thing was done. मतलब batsmen were intimidated, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, injuries, मतलब टीम्स के अंदर लड़ाइयाँ, बड़ा कुछ हुआ था, एंड वेस्ट इंडीज़ was decimated. 5-1 हारे थे वेस्ट इंडीज़। ओह 5-1। Highest scorer in that series was Greg Chappell. He scored 702 runs. कितने? 702 runs ओह in 6-match series. And Jeff Thompson took 29 wickets. एंड यहाँ से आई थिंक एंडी रॉबर्ट्स टू 22 विकेट्स, एंड विव रिचर्ड्स ने आई थिंक 400 समथिंग मारे थे, 425-26 रन मारे थे। ही वाज सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन दैट सीरीज, बट स्टिल रिस्पेक्टेबल। एंड विव रिचर्ड्स भी उस टाइम नए थे क्रिकेट में, उनको 74-75 में उनका डेब्यू हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि यू कैन से इट वाज सिमिलर टू विराट कोहली 2012 ऑस्ट्रेलिया टूर, उतना रिसेंट पार्ट था। तो स्टिल ही स्टूड अप टू दैट फाइट, बट दे वर डेसिमेटेड। मतलब 17-18 साल के माइकल होल्डिंग तो रोने लग गए थे मैच के टाइम पे, क्योंकि ही वॉज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ अब्यूज, बिकॉज क्राउड्स, ऑस्ट्रेलियन क्राउड जैसे अब में वैसी उस टाइम रूथलेस थी। उन्होंने मतलब विविन रिचर्ड्स को ब्लैक बास्टर्ड, गो बैक, लिली, किल किल किल, पता नहीं क्या क्या हुआ था। मतलब एज इफ एवरीबडी जस्ट वर लाइक गनिंग डाउन फॉर द हेड ऑफ द वेस्ट इंडियन टीम। लैंस गिब्स जो उस टाइम ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के पास थे, वो मैंने कहीं देखा भी था किसी रील एंड ऑल में, तो उन्होंने डेनिस लीली या जेफ थॉम्सन को कहा था कि आई हैव किड्स एंड फैमिली एट होम, सो यू बेटर बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो दे वर बोलिंग बाउंसर्स एट टेल। बाउंसर्स एट टेल वर नॉट वेरी वेलकम्ड इन दैट एरा, बिकॉज एक तो टेल उतनी इक्विप्ड नहीं होती बैटिंग में, और उस टाइम हेलमेट्स नहीं होते थे, तो एम्पायर जनरली अलाउ भी नहीं करते थे। अगर आपने 83 मूवी देखी हो, जब संधू को मुंह पे बॉल लगती है, तो उस टाइम पे आके जो कैप्टन थे, एम्पायर थे डिगी बर्ड, वो वॉर्न भी करते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू बॉल बाउंसर्स एट नंबर 11, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। तो दिस वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी फेयर प्ले, क्योंकि उस वक्त जो गियर भी था उतना अच्छा था ही नहीं। अच्छा क्या मतलब उस वक्त तो हेलमेट ना के बराबर ही था वो। थी नहीं। क्लाइव लॉयड वाज हिट ऑन द फेस, बड़ा कुछ था मतलब, एंड दे वर लाइक डेसिमेटेड। 6 मैचेस में 5-1 हारना, व्हेन यू आर द वर्ल्ड चैंपियन, लाइक एज गुड एज जो इंडिया ने 8-0 डिफीट्स देखी थी आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप, वैसी हालत होके वापस आई वेस्ट इंडीज, एंड दे केम बैक होम। इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज थी, इंडिया ट्रैवल टू वेस्ट इंडीज़, और बहुत गंदी प्लानिंग हुई थी। इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज खेल के आ रही थी, और 62 आवर्स फ्लाइट के बाद इंडिया घूम फिर के वहाँ पहुंची थी, और उसके 2 दिन के बाद टेस्ट मैच था। आई थिंक सर बारबाडोस से प्रैक्टिस मैच था, वो भी इंडिया हारी थी, फिर टेस्ट मैच भी बहुत बुरी तरह हारी थी फर्स्ट टेस्ट मैच। सेकेंड टेस्ट मैच वॉज इन पोर्ट ऑफ स्पेन इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और वो ड्रॉ हुआ था। थर्ड टेस्ट मैच वो सपोज टू बी इन गयाना, पर गयाना में पूरी बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ मैच ही नहीं हुआ। तो फिर से पोर्ट ऑफ स्पेन में ही थर्ड टेस्ट मैच हो गया। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में थर्ड टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में उस टाइम एक तो एंडी रॉबर्ट्स वाज इंजर्ड, तो वेस्ट इंडीज प्लेड 3 स्पिनर्स। अच्छा। तो फाइनल इनिंग्स में इंडिया को 406 का टारगेट सेट हुआ था। इंडिया ने 4 विकेट पे वो बना लिए। गावस्कर स्कोर्ड 100, गुंडप्पा विश्वनाथ स्कोर्ड 100, और 4 में से भी 2 रन आउट हुए थे। ये कितनी रेयर विन थी इंडिया के लिए। Obviously that was the biggest target ever chased. उससे पहले 1948 में
ब्रैडविन्स डेविल हैड चेस फॉर 104 फॉर 3 विकेट्स. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम का. एंड क्लाइव लॉयड वेंट मैड. उसने स्पिनर्स को गालियाँ निकाली पकड़ के कि अगर मैं 400 रन तुम्हें दे रहा हूँ और 400 तुम डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें और क्या दूँ. He famously like tore into that मतलब basically team ki what the hell is this, if I'm giving you like such a huge target to defend and still you cannot be on the winning side, then there's something horribly wrong with this West Indies cricket. उससे मेरे traditional था कि you need to have a spinner and everything, all those things. He in the next match जो कि जमैका में था किंगसन ओवल में, जहाँ पे कोहली also had his test debut, उस वेन्यू पे विकेट वॉज लिटिल अंडर प्रिपेयर्ड. एंड वहाँ पे माइकल होल्डिंग और 3 यंग फास्ट बॉलर्स को लेके, क्योंकि एंडी रॉबर्ट्स वाज इंजर्ड बाय दैट टाइम, वेस्ट इंडीज ने जस्ट अनलीश किया उन पेसर्स को इंडिया के ऊपर. फर्स्ट डे खत्म होने पे इंडिया 178 for 1 था. सेकेंड डे ओवरनाइट ग्रास होगी, कैसे होगी नहीं होगी, देयर इज अ कंट्रोवर्सी टू इट. कहीं कहते हैं कि नेचुरली उग गई बिकॉज ऑलरेडी पिच के ऊपर ग्रास थी, और या क्या किया गया. सेकेंड डे पिच वॉज टफर और अराउंड द विकेट जाके वेस्ट इंडीज़ ने बाउंसर्स करने शुरू कर दिया. उस टाइम हेलमेट नहीं होते थे, और अराउंड द विकेट अगर आप माइकल होल्डिंग की पेस की बाउंसर खेल रहे हो तो गॉड सेव यू. तो ब्रिजेश पटेल गॉट हिट. गुंडप्पा विश्वनाथ के हाथ पे बॉल लगी थी, उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी. और ब्रिजेश पटेल भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है. उन्होंने विराट कोहली के करियर को शेप करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है. 2010 में ओवर अ डिनर ही शेयर्ड टू विराट कोहली. मेरे एक फ्रेंड ने बताया एनसीए में कि इफ़ यू वांट टू बी द स्टार बैटर, ये सब जो चल रहा है वो बंद करना पड़ेगा, कि ये सब चीज़ें 32 साल के एज के बाद भी हो जाएगा, कि ऑल दीज फ्लिंग्स एंड एवरीथिंग. 22 से 32 सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करो, फिर पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी. तो दैट चेंज विराट कोहली. तो ब्रिजेश पटेल वॉज ऑल्सो इन द फायरिंग लाइन. एंड जो अंशुमन गायकवाड़ थे, वो ऑल्सो बिकेम द कोच ऑफ इंडियन टीम लेटर ऑन. अगर कुंबले ने जिस मैच में 10 विकेट ली थी उसमें अंशुमन गायकवाड़ वॉज द कोच. अगर आपको याद हो, कुंबले 10वीं विकेट लेते और अंशुमन गायकवाड़ भागते हुए गए थे ग्राउंड के ऊपर. तो ही वॉज द गाय हु यूज्ड टू वेयर स्पेक्टिकल्स. तो उनका तो सर ही खोल दिया था, उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था. वहाँ तो 3 प्लेयर्स वर इंजर्ड. तो इंडिया ने 306 पे 6 पे डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज बिशन सिंह बेदी वॉज द कैप्टन एंड ही फेल्ट कि मैं और चंद्रशेखर कैसे खेलेंगे इन बॉलिंग को, हमारे को तो आती भी नहीं है, हाथ पैर टूट के तो बॉलिंग कौन करेगा. तो उसके बाद आके वेस्ट इंडीज़ वॉज एबल टू गेट सम लीड. सेकेंड इनिंग में तो वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्टिंग से डिसमेंटल करना शुरू कर दिया. 2-3 प्लेयर तो पहले ही इंजर्ड थे, तो इंडिया ने 97 for 5 पे डिक्लेयर कर दिया. ओह भाई, कि भैया 3 प्लेयर तो है ही नहीं है, और टेल बैटिंग क्या करेगी. और 13-14 रन का टारगेट मिला था, वेस्ट इंडीज़ ने 10 विकेट से मैच जीत लिया. पर इंडिया ने आईसीसी को रिपोर्ट किया था उस टाइम पे कि ये दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ मतलब उस एरा में ये चीज़ें अलाउड नहीं थी. सोचो कि बॉडी लाइन सीरीज का कितना बड़ा इशू बना. बट प्रॉब्लम है कि एक ब्लैक कंट्री था और एक एशियन कंट्री था, जिनको दोनों को कोई खास वैल्यू देती नहीं थी आईसीसी. तो किसी ने कुछ ज़्यादा सुना नहीं उस टाइम पे. वो आज की बीसीसीआई नहीं थी कि दे कुड हैव कंप्लीटली, आई वुड से मे बी रेज्ड अ वॉर अगेंस्ट आईसीसी फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग. तो उसके बाद वहाँ से वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड गई. तो टोनी ग्रेग जो हमारे बड़े फेमस कमेंटेटर रहे हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, जिनको तेंदुलकर की 50% सक्सेस का क्रेडिट जाता है फॉर द काइंड ऑफ कमेंट्री ही हैज गिवन टू अस ऑन सचिन्स बैटिंग. तो he was the captain of England and he used some very bad words. He said we are going to make these West Indies player grovel. मतलब हम इनको रगड़वाएंगे, नाक रगड़वाएंगे. अच्छा, मतलब इतनी चीज़ बोली थी. For that era, it was not a good political statement, to be honest. From the using that statement against people of race, of color, was not a good statement by any stretch of imagination. But English and white peoples were like that. मतलब तब तो यूरोप यूएस हर जगह यही सीन था. उनको तो आदत रही है ना कि उन्होंने तो रियल लाइफ में ये काम करवाया, तो ये तो फिर स्टेटमेंट थी. वो तो इंसान ही नहीं समझते थे ना उस टाइम पे. उस सीरीज में वेस्ट इंडीज ने जो धज्जियाँ उड़ाई इंग्लैंड की, उन्होंने एक एक प्लेयर फोड़ा. जब टोनी ग्रेग बैटिंग करने आते तो उनको यॉर्कर मार मार के गिराया ज़मीन पे, मतलब बुरी तरह. गॉर्डन ग्रिनेज ने जिस तरह से पिटाई की, एंड गॉर्डन ग्रिनेज का बचपन इंग्लैंड में निकला है, तो वो वैसे ही उस रेसिज्म से बहुत ज़्यादा निकल चुके थे. तो 3-0 हराया था. बैटिंग फायर्ड, मतलब गॉर्डन ग्रिनेज और विव रिचर्ड्स वर लाइक ऑन टॉप ऑफ देयर गेम. बॉलिंग ने तो मतलब डेसिमेट किया. 3-0 बुरी तरह. मतलब दैट काइंड ऑफ कहते हैं ना, बिगुल बजा दिया उन्होंने कि यही होने वाला है. मतलब ये सोचो, उस सीरीज से लेके, वो इंडियन सीरीज भी वो जीते थे 2-1, उस सीरीज से लेके
95 तक वेस्ट इंडीज ने 36 टेस्ट सीरीज खेली हैं, मतलब 76 से लेके 95, 19 साल में 36 टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट सीरीज हारा है। और 1980 के बाद तो एक भी नहीं हारा 15 साल। पर 1980 से लेके 1995 तक वेस्ट इंडीज नेवर लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज। और उससे पहले भी जो 2 टेस्ट सीरीज हारे उसकी थोड़ी सी कहानी और अंदर में बताता हूँ क्या थी। 78-79 में वेस्ट इंडीज हारी इंडिया से, इंडिया में मतलब 5 से 6 टेस्ट मैच के सीरीज थे और एक मैच हम हारे थे, मतलब एक मैच हम जीते थे। उसमें भी कपिल देव वॉज ब्रिलियंट, गुंडप्पा विश्वनाथ स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100, कपिल देव ने काफ़ी विकेट्स दी थी एंड ऑल। मतलब कपिल देव और गुंडप्पा विश्वनाथ का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था। और वो भी हम इंडिया रो के जीती थी, 3 विकेट से जीती थी मेरे ख्याल से वो। और वो भी क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की एक भी मेन प्लेयर नहीं आया था उस सीरीज़ खेलने, मतलब बी टीम थी, मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स खेल रहे थे जो रिटायरमेंट ले चुके थे, उनको रिटायरमेंट से वापस बुलाया था उस सीरीज़ के लिए। अच्छा, क्यों? आप बताओ। 1978-79 अगर आपको याद हो, 77 के अराउंड क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। कैरी पैकर वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज, जो कि चैनल 9 के ओनर थे। चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन। प्रॉब्लम क्या थी ना, यूएस जो ऑस्ट्रेलिया है इट्स ऑलमोस्ट अ सूडो कॉलोनी ऑफ यूएस। अगर आप देखो तो उनकी खुद की कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफेंस फोर्सेस भी नहीं है, ठीक है ना। दो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिनसे बचपन में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड ही इज़ इन द डिफेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन, ही इज़ इन द ऑस्ट्रेलियन आर्मी ओनली, बट स्टिल आई नो कि उनका इतना ज़्यादा नहीं है। बीइंग अ पार्ट ऑफ नाटो कुछ चीज़ें हैं, बट काफ़ी हद तक वो भी यूएस पर डिपेंडेंट है। तो उस टाइम तक ना चैनल्स जो थे उनका कंटेंट भी सारा यूएस ड्रिवन था। यूएस के सिटकॉम्स, यूएस का सब कुछ, मूवीज वही आती थी। तो ओरिजिनल कंटेंट ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन के पास नहीं था। तो जब कैरी पैकर बने ओनर तो चैनल 9 के, ही वांटेड टू बेसिकली चेंज द थिंग्स। उन्होंने 1977 में सभी वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को मोटे पैसे दिए, उनको बोला कि यहाँ आओ क्रिकेट खेलो। कलर्ड यूनिफॉर्म्स आई, फिटनेस पे काम हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो 77 में हुआ, फिर 79 में हुआ। तो जब इंडिया की ये सीरीज थी तो विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, ये जो सारे प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स थे, वो सब कैरी पैकर की ये वर्ल्ड सीरीज खेलने गए हुए थे। तो दे वर काइंड ऑफ फायर्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज क्रिकेट। एंड उसके बाद ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज क्रिकेट में वापस लिया। उन्होंने देखा कि हमारी टीम का तो बुरा हाल हो चुका है कि हम मतलब वो रही ही नहीं है टीम, तो वापस लेके आए उनको। बट उस एरा में मतलब वो 79-78 सीरीज में जो इंडिया ने हराया वो इसलिए हराया बिकॉज बेस्ट टीम नहीं खेली। और फिर 80 में हराया था न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट मैच सीरीज में 1-0। और उस सीरीज में हॉरिबल एम्पायरिंग हुई थी, हॉरिबल एम्पायरिंग। मतलब न्यूजीलैंड में थी वो सीरीज और सुपर बायस एम्पायरिंग थी, इतना कि वेस्ट इंडीज ने आईसीसी को रिपोर्ट भी किया था, बट नथिंग वाज ऑब्वियसली डन। मतलब वन साइडेड बायस्ड एम्पायरिंग थी। और उसमें भी विव रिचर्ड्स नहीं खेले थे उस सीरीज में, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े प्लेयर थे उस सीरीज में। और वो भी 1 विकेट से जीता था टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड जीता था। तो 1-0 जीते थे पर 1 विकेट से। और उसमें भी मतलब रिचर्ड हार्डली आई थिंक टुक लाइक 11 विकेट्स और समथिंग। तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, दैट टू जस्ट 1 विकेट विद इनसेनली बैड एम्पायरिंग। तो वो सीरीज जीते। और उसका पिछला सीरीज जो हारे उसलिए उसमें कोई मेन प्लेयर था ही नहीं। अदरवाइज 19 साल में 36 टेस्ट सीरीज में वो सिर्फ यही 2 टेस्ट सीरीज हारे और कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे। दिस वॉज द वर्ल्ड डोमिनेंस दे हैड। हम पीक ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उससे भी एक लेवल ऊपर की कहानी थी। और उसमें उन्होंने 75 का वर्ल्ड कप विदाउट एनी लॉस जीता। 79 का वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हुआ हारे। 83 वर्ल्ड कप में जाके वो पहली बार चैलेंज हुए जब इंडिया ने उनको हराया था। और वो तो 83 मूवी में हम सब देख चुके हैं कि कैसे हराया था। जिसमें पहले बैटिंग करने आए हमारे यशपाल शर्मा, उन्होंने ब्रिलियंट 80-85 स्कोर किया था। एंड देन रॉजर बिनी ऑल्सो बोल्ड ब्रिलियंटली। इंडियन पूरी बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा बॉल किया था। एंड देन फाइनल्स तो वी ऑल नो, आई डोंट थिंक सो फाइनल्स की तो दोबारा और बात करने की भी ज़रूरत है। वो 83 के फाइनल लॉस ने ना कहीं वेस्ट इंडीज़ की वाइट बॉल क्रिकेट को काफ़ी हैम्पर किया। उनकी वाइट बॉल क्रिकेट वॉज नेवर द सेम आफ्टर दैट लॉस। क्योंकि 83 वर्ल्ड कप के बाद क्लाइव लॉयड चले गए, तो क्लाइव लॉयड रिटायर्ड एंड देन विव रिचर्ड्स वाज मेड द कैप्टन। सो जो पहले 2 ये वर्ल्ड कप जीते थे, तो दूसरे वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? मतलब दूसरे में इंग्लैंड को फाइनल में हराया था, एक भी मैच नहीं आ रही थी वेस्ट इंडीज। तब तक तो वेस्ट इंडीज रूथलेसली अलग हो गई थी। उन्होंने मैच इंग्लैंड को अच्छे खासे मार्जिन से हराया था। तो
मतलब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कप एक ब्लैक टीम जीती, इस चीज़ की खुंदस थी जो ऑस्ट्रेलिया ने निकाली, पर वो क्या बस वो वन टाइम ही था, उसके उसके बाद तो बाद फिर वेस्ट इंडीज ने अपनी गेम को इस लेवल पे पहुंचा दिया ना कि कोई कम्पीट ही नहीं कर पाया उनसे। कि ये उनसे भी बड़े रूथलेस हो गए। बिल्कुल सही, वो तो 4 फास्ट बॉलर लेके जाते थे, मुंह तोड़ते थे सबका। उनका तो तब ओवर रेट वाला कोई इशू नहीं होता था। ओवर रेट्स से ज़्यादा, तब तो यार ओवर रेट्स मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर ओवर रेट्स वर गुड बिकॉज तब इतना ये कमर्शलाइजेशन नहीं था, तो इतना टाइम बीच में लग रहा है, ये सब हो रहा है, एड ब्रेक के लिए इतना टाइम देना, ये सब चीज़ें नहीं थी। क्रिकेट में एक टाइम पे तो 20 ओवर्स तक का भी एक्सपेक्टेशन होता था 1 घंटे में। अच्छा, क्रिकेट तो वहाँ से आई है, 15 तो अब आना शुरू हुआ है पिछले 30 सालों में, 30 35 40 सालों में। तो ऑब्वियसली इतना कंसर्न नहीं था मैचेस, मतलब तो ये 4 फास्ट बॉलर जो ये खेलने शुरू हुए हाँ थे, मतलब पहले एंडी रॉबर्ट्स, फिर माइकल होल्डिंग, फिर जॉल गार्नर, और फिर क्रॉफ्ट थे उसमें, क्रॉफ्ट बाद में चले गए थे, उनकी जगह फिर मैल्कम मार्शल आए थे। कोई क्रॉफ्ट, हुआ क्या था कि 83-84 के अराउंड एक और अमेजिंग चीज़ हुई थी। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स को ब्राइब किया था कि आप आके हमारे साथ खेलोगे। उस टाइम पे दे वर सफरिंग फ्रॉम अपार्थाइड, तो दे वर बैन फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर आपको याद हो अपार्थाइड एरा में, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को बैन किया था। उस टाइम पे विविन रिचर्ड्स को तो ओपन चेक दिया था, ओपन चेक, ये मतलब आप ब्लैंक चेक लो, जो आपकी मर्जी है, $1 मिलियन कुछ भी ले लो, आप आ जाओ। विविन रिचर्ड्स सेड नो, मैं नहीं आऊँगा। उस टाइम पे कॉलिन क्रॉफ्ट चले गए थे, अच्छा, तो ही वॉज बैंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज क्रिकेट फॉर एवर, तो इसलिए फिर वो यूएस तक सेटल हो गए थे। तो फिर मैल्कम मार्शल केम इन एंड ही वाज इवन मोर डेडली। वो तो वर्ल्ड के वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट एवर फास्ट बॉलर माने जाते हैं, तो दैट ओनली एडेड स्ट्रेंथ टू देयर टीम। पर टेस्ट में इवन विविन रिचर्ड्स की कैप्टनसी के अंडर वो एक भी मैच नहीं हारे, एक भी सीरीज नहीं हारे, सॉरी मैच तो नहीं, सीरीज नहीं हारे, मतलब नेवर। फ्रॉम 83 to 92 ही कैप्टन, नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट सीरीज वाज लॉस्ट इन दैट एंटायर एरा। दो वनडे पार्ट वॉज नॉट दैट रोजी। 85 में वो वर्ल्ड सीरीज थी, उसमें हारे, जिसमें इंडिया जीता था, जिसमें रवि शास्त्री को फिर ऑडी मिली थी। 87 वर्ल्ड कप में तो वो सेमीज ही नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ तो नॉकआउट में ही नहीं वो जा पाए, और 92 वर्ल्ड कप में वो नॉकआउट्स नहीं पहुंच पाए थे। क्यों? ऑब्वियसली मतलब फ़र्क था, मतलब जितनी रूथलेसनेस टेस्ट मैच में वो दिखा पाते थे, वनडे में बाकी टीम्स बहुत इवॉल्व हो गई। वनडे में बाकी चीज़ें भी मैटर करती देखो थी। 87 वर्ल्ड कप तो एशिया में था, वहाँ तो स्पिनर्स एंड ऑल बहुत मैटर करते थे, वो उनकी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, ठीक है ना। 92 तक आते आते इनके जो मेजर प्राइम बॉलर्स, मैंने कहा था जैसे मैल्कम मार्शल वाज अबाउट टू रिटायर, ही रिटायर्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप, विव रिचर्ड्स रिटायर्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप, इनफैक्ट ही वाज ड्रॉप्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो सब प्लेयर्स अपने इनका जो की प्लेयर्स थे वो प्रीटी मच ऑन द फेडिंग साइड ऑफ द स्टोरी थे, तो वो बात बन नहीं पाई। फिर रिची रिचर्डसन जब कैप्टन बने 92 से 96 तक वो रहे कैप्टन, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वेस्ट इंडीज सिर्फ एक टेस्ट सीरीज हारा है, वो भी 95 में घर पे हारे थे, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2-1 हारे थे, और वो भी इसलिए बिकॉज ऑफ अटर जीनियस बाय शोन बाय मैकग्राथ, वॉन एंड वॉ ब्रदर्स। इन 4-5 ने तो मतलब टॉप गेम दिखाई थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग गेम्स। सोचो कि आपको अपनी उस लेवल की गेम दिखानी पड़ी थी टू बीट वेस्ट इंडीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 95, मतलब इतना इनका इनविंसिबल एरा रहा है। ये पिछले 19 साल का गैप था जो इनका डोमिनेशन का, 75 to 95 की 76 to 95, 76 to 95, इसमें ये 36 सीरीज में से सिर्फ 2 सीरीज हारे। और वही मैंने कहा सिर्फ एक इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें वर्ल्ड सीरीज के कारण मेन प्लेयर्स ही नहीं थे, और न्यूजीलैंड जहाँ पे पैथेटिक एम्पायरिंग हुई, और वो भी सिर्फ 1 विकेट से हारे थे। ओके, तो इसका मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए, मतलब पीक ऑस्ट्रेलिया विद नो बायस, दे वुड हैव वॉन एवरी सिंगल सीरीज। मतलब ये दोनों भी Peak नहीं West होते। Indies. पीक वेस्ट इंडीज with विद नो these- बायस। हाँ विद दीज, मतलब अगर ये कैरी पैकर सीरीज ना आती, या ये इतनी ब्लेटेंटली गलत एम्पायरिंग ना होते, शायद उसमें विव रिचर्ड्स खेल रहे होते, क्योंकि सीरीज में नहीं थे, तो ये 36 में से एक भी सीरीज ना हारते। मतलब जो डोमिनेंस 15 साल का है वो 19 साल तक एक्सटेंड हो जाता। और मतलब आप ये सोचो ना, मतलब कितना कुछ किया गया उस टाइम उस वेस्ट इंडीज टीम को तोड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और डोमिनेंस ऐसे ख़त्म नहीं हो जाता, बहुत सारे रीजंस भी हैं। मतलब 96 के बाद हम इनका जो एरा डिप करते देखते हैं 95 के बाद, उसका एक रीज़न है। आपको ना थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल सिनारियो पे समझना पड़ेगा यहाँ पे। 89 में क्या हुआ, आप ही बताओ। अब ऐसे 89 में अब एक मेजर जियो पॉलिटिकल सिनारियो क्या चेंज होना शुरू हुआ 89 90s में। बर्लिन वॉल गिरी, जिसके साथ हमारा यूएसएसआर गिर गया। यूएसएसआर गिरने के बाद क्या हुआ, उन कॉलोनीज में भी जहाँ पे यूएस का उतना इम्पैक्ट नहीं था, ज़्यादा पहुँचना शुरू हुआ। इंटरनेट आया, टेलीविज़न आया,
केबल टीवी आया, तो उन सब से क्या हुआ कि अमेरिकानाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा होनी शुरू हुई. इंडिया में तो वी हैव सीन दैट ट्रेंड, ठीक है ना. वेस्ट इंडीज़ में भी वो चीज़ें आई, तो उससे कारण क्या हुआ, और बाय दैट टाइम इक्वालिटी ये सब चीज़ें बहुत आ गई. तो जो प्राइड इन बेसिकली लाइक दैट ब्लैक टीम था वो भी थोड़ा डिमिनिश होना शुरू हो गया. और फर्क क्या है, एक्सेप्टेंस भी बढ़नी शुरू हो गई थी. एक्सेप्टेंस तो काफ़ी, अब देखो ना कि जो इन वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनमें से कितने कंट्रीज़ तो इवन फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी मतलब क्वालिफाई होने लग गए हैं लास्ट 30 सालों में, ठीक है ना. मतलब वी हैव सीन दीज आइलैंड नेशंस गेटिंग बेसिकली गेटिंग क्वालिफाइड फॉर फीफा वर्ल्ड कप. ये चीज़ होनी शुरू हुई. फिर अमेरिकन कल्चर पे इन पर बहुत इम्पैक्ट है. आप देखो कि अब रिहाना इज़ वन सच एग्जाम्पल, जो इतना बड़ा मतलब म्यूज़िक स्टार है, पॉप लेजेंड है. शी इज़ फ्रॉम जमैका, तो वो कितना मेजर इन्फ्लुएंस है. फिर रैपर्स इतने सारे आए, ब्लैक रैपर्स, वो बिकेम द नेक्स्ट आइडल, ठीक है ना. फिर एथलेटिक्स में यू हैव हुसैन बोल्ट एंड और सच लेजेंड्स. तो मल्टी स्पोर्ट्स में आपको वो लेजेंड्स दिखने लग गए. अमेरिकन कल्चर का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेस्ट इंडीज वाज नेवर अ नेशन. देयर वाज नो इकोनॉमिक सेंस टू इट. सो आपके अंदर वो प्राइड भी क्यों रहेगा एक कंट्री के लिए खेलने का? बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली प्लेइंग फॉर अ कंट्री, यू आर प्लेइंग फॉर एन एसोसिएशन which had a meaning in 80s or 90s or 70s when there was so much of discrimination, but now it is not that much relevant. तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि लोगों ने स्पोर्ट लेनी ही बंद कर दी, मतलब स्पोर्ट्स के लिए सीरियसनेस कम हो गई. बाकी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट आ गया. फुटबॉल बिकेम बिग, NBA वहाँ पे बहुत बड़ा क्रेज है बिकॉज ऑफ US इन्फ्लुएंस. मैं वही कह रहा हूँ, आफ्टर दिस फॉल ऑफ USSR, US was able to Americanize the world at a neck breaking speed. जापान में, कोरिया में, इवन अब ये देखो इंडिया में फॉर दैट मैटर चीज़ें कितनी रैपिडली चेंज हुई हैं. आपको पता है वाई द के कल्चर केम अप? कौन सा के कल्चर? कोरिया ने के कल्चर क्यों लेके आए? पता नहीं. बिकॉज दे फेल्ट दैट दे नीड टू हैव, बिकॉज उससे पहले क्या होता था, कोरिया में सारा इन्फ्लुएंस क्या था? अमेरिकन मूवीज़ का. हमारे बचपन में हमें किन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट किया? बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं किया है ना. और हॉलीवुड ने डिफरेंट स्केल पे किया बिकॉज दे ऑलवेज पोर्ट्रेड US एज द वर्ल्ड पावर जो दुनिया को बचा रही है. सुपरमैन से लेके स्पाइडरमैन से लेके सब यही कहानियां दिखाई हैं उन्होंने. तो कोरियन सिनेमा ऑल्सो फेल्ट, द कोरियन गवर्नमेंट ऑल्सो फेल्ट दैट इफ दे वांट टू बेसिकली build a global brand, they need to first sell their culture to the world. That is how the K-pop culture, the K-drama culture and everything came up. और देख लो क्या करा उन्होंने. और obviously कितना बढ़िया प्लान करा. हाँ, तो this is what was happened. This is what US kind of started doing it. तो उस चक्कर में जो US की वो मोनोपोली थी, वो जियोपॉलिटिकल सिनारियो था, जब वो 90s में स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो लोगों में वो सेंस ऑफ प्राइड आने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही. तो अगली जनरेशन में पीपल वर नेवर मोटिवेटेड इनफ कि हाँ मुझे वेस्ट इंडीज़ के लिए क्रिकेट खेलना है. नो डाउट विव रिचर्ड्स के पास, आपके पास ब्रायन लारा थे, ठीक है ना. ब्रायन लारा वॉज एबल टू कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड फॉर सर्टन टाइम. वी हैड वॉल्श, वी हैड एम्ब्रोज. बट जब एम्ब्रोज वॉल्श गए 99-2000 में, उसके बाद आपके पास वो कोई वैसा बॉलर ही नहीं आ पाया. तो जो लास्ट लेग ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स थे, दे नेवर गॉट रिप्लेस्ड properly. The global batsmanship में all format player इनकी सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस गेल बन के रह गए. क्रिस गेल के बाद तो हमें वो भी नहीं दिखता. no. तो आज की डेट में we don't see any West Indies batter who can be an all format player, West Indies bowler who can be an all format bowler. तो वो ऑब्वियसली खत्म होना शुरू हुआ. 96 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, वहाँ पे जो उनका ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट डिफीट था, दैट वाज आल्सो द नील इन द कॉफिन. क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ऑरा ऑस्ट्रेलियन टीम के अराउंड टूट गया. बिकॉज 40 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज़ को 7-8 विकेटें हाथ में थी. ईजिली विक्ट्री होनी चाहिए थी और शायद फाइनल्स में वो रौंद भी देते श्रीलंका को बिकॉज टीम वाज गुड. बट वो शेन वॉर्न के मैजिक ने जो उस मैच को पलटा, और वहाँ से एक बिलीव आ गया कि इस टीम को हराया जा सकता है. उसके बाद 96 के एंड में ऑस्ट्रेलिया गई थी वेस्ट इंडीज़, वहाँ भी 3-2 हार के आई थी. फिर ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैच जीते थे. उसके बाद अगला टेस्ट मैच वो कब जीते हैं 96 के बाद? अब 27-28 साल में जो शमार जोसेफ ने जो दिखाया, 27 साल में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए. 27 साल टेस्ट मैच नहीं जीत पाए. और उस सीरीज में भी सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि सीरीज वाज प्रिटी क्लोजली फॉट. एक मैच
जहाँ कर्टनी एम्ब्रोज नहीं खेल पाए थे वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, और कर्टनी एम्ब्रोज उस मैच में होते तो शायद वो सीरीज भी 3-2 वेस्ट इंडीज जीत जीत जाती। तो वो उस एरा में compete करते 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 निकलनी शुरू हुई। फिर जो नेक्स्ट ब्रीड ऑफ बैट्समैनशिप थी, लारा के जब अच्छे दिन आते थे तो वेस्ट इंडीज अच्छे दिन आते थे, लारा बैठते थे तो वेस्ट इंडीज भी बैठ जाती थी। और जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज सिग्निफिकेंटली, एशियन कंट्रीज बिकेम डोमिनेंट, दे हैड मोर मनी, एंड प्लस अब ये देखो ना कि अब जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का टाइमिंग है वो शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होता है, डे नाइट मैच होगा तो वो तो रात को ही आएगा, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर एनी एशियन कंट्री। अगर व्यूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब रात को 7:30-8 बजे मैच देखना शुरू करोगे तो सुबह के 2-3 बजे तक मैच देख रहे हो, तो आपको वो टाइम सूट नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वो टाइम सूट नहीं करता, उनके लिए तो बिल्कुल रात ही हो गई, और बुरा हाल हो गया, रात के 12 बजे मैच शुरू हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारे कंट्रीज हैं उनके लिए दैट टाइम स्लॉट डजंट मेक सेंस। उससे क्या हुआ, वहाँ के जो बायलैटरल सीरीज थी उनका व्यूवरशिप कम होना शुरू हुआ, वहाँ पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया। इंडिया फॉर दैट एशियन क्रिकेट का उठना मीन्स द लाइमलाइट, द मनी, द फंड्स वर देयर। तो वेस्ट इंडीज वॉज नॉट अलाइंड विद द एशियन क्रिकेट बिकॉज ऑफ द टाइम स्लॉट, तो वहाँ बायलैटरल सीरीज का सेंस ही खत्म हो गई, सेंस ही खत्म होना शुरू हो गया, टाइम गैप बढ़ने लग गया उनके बीच में। होती भी तो इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं होती, कोई देखने नहीं आता, व्यूवरशिप नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ गायब होनी शुरू होती है। फ्रॉम क्राउड पर्सपेक्टिव ऑल्सो वो सेंस ऑफ प्राइड अब नहीं बचा, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड। उसके बावजूद 98 में चैंपियंस ट्रॉफी, जो पहला विल्स मिनी वर्ल्ड कप था, उसके फाइनल्स तक वेस्ट इंडीज पहुंची, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से हारी। फिर 2004 में तो फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गई, ठीक है ना, थिंग्स वर स्टिल गोइंग गुड। अब प्रॉब्लम क्या था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने आप में इज अ यूनिसन ऑफ सो मेनी कंट्रीज, तो जब पैसा भी नहीं होता तब फिर एकदम से चीज़ें बिखरनी शुरू होती हैं। तो फिर हर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हर आइलैंड नेशन को था कि मैं अपनी टीम को पुश करूं, अपने प्लेयर्स को ऊपर लेके आऊं, मेरा कैप्टन बने, मेरा कोच बने, मेरा सिलेक्टर बने, ये सब चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स केम इन, ठीक है ना। पॉलिटिक्स से आने के चक्कर में और क्या फ़र्क आने लगा कि 2005 में पहली बार मार्च में लारा वॉज बैंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट साउथ अफ्रीका टूर के लिए। क्यों? क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स को लेके कोई कंसर्न था उस टाइम पे, और भी 2-3 बड़े प्लेयर्स थे जिनको रुका गया, तो हॉरिबल टॉर गया। फिर अक्टूबर में वो बैन हटा, दोबारा वो आए, पर फिर 2006 ऑनवर्ड से वो कहानियाँ बढ़नी शुरू हो गई। 2009 तक तो सीन इतना अगली हो गया कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट तौबा ही कर दी कि हम आगे वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलेंगे नहीं। इवन ये तो हमने रिसेंटली भी देखा है बहुत ज़्यादा। 14 में तो ये हुआ था, इंडिया का टूर चल रहा था, वेस्ट इंडीज टीम वॉज प्लेइंग ODI एंड T20s इन इंडिया, मिड सीरीज वेस्ट इंडीज ने टीम वापस बुला ली थी। अब आप इमेजिन करो, आप BCCI ऑफ 2014 द पावर हाउस ऑफ क्रिकेट के साथ ऐसा कर रहे हो। 5 ODI और आई थिंक 1 T20 की सीरीज थी, और 4 ODI के बाद वेस्ट इंडीज टीम वापस चली गई थी। तो BCCI ऑल्सो हैड टू बेसिकली इंकर अ लॉट ऑफ लॉसेस, और उसके बाद BCCI ने इतना ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ को नहीं बुलाया। अब आया भी तो बहुत छोटी छोटी सीरीज़ के लिए आया, ओके, वो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि उनका और रेवेन्यू स्ट्रीम्स खत्म होनी शुरू हो गई। तो मतलब चीज़ें 2012 में तो जो राम रमेश सरवन थे, उन्होंने केस लड़ा था बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि 11 में ही वॉज ड्रॉप फ्रॉम अ साइड सेइंग दैट ही इज़ नॉट फिट, ही इज़ इंजर्ड, जबकि वो फिट थे, और वो केस जीत भी गए थे। अच्छा। हाँ, उनको आई थिंक $160,000 US का कंपनसेशन भी मिला था 2012 में, बिकॉज ही वॉज फिट एंड स्टिल ही वॉज ड्रॉप्ड। वही ना, पॉलिटिक्स, ये लेयर थिंग्स आनी शुरू हो गई। तो उससे फिर आप सोचो कि, और एक और मतलब मेजर कहानी क्या है कि ये तो चीज़ें सिर्फ आप अगर देखो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, आपका शिफ्ट टुवर्ड्स US हो चुका है, यू हैव बिन एक्सपोज टू दैट ग्लैमर एंड एवरीथिंग। 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद जब IPL आया, BBL आया और ये PSL आया, इन सब के अंदर आप ऑलमोस्ट 6 से 7 ग्लोबल लीग्स खेल रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड यू आर मेकिंग मिलियंस, वर्सेस यू आर प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज, वे यू गेटिंग नथिंग। तो आपका, और वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट लाइक दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू जस्ट रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएशन विच इवन इज नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल सेंस ऑल्सो, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब आपका वो प्राइड भी नहीं रहा है, बिकॉज नाउ दैट बैटल ऑफ वाइट वर्सेस ब्लैक भी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है आपके लिए ग्लोबली। तो आप किस एंगल से मोटिवेटेड फील करेंगे? तो चीज़ें चेंज होगी उससे। तो ये हुआ कि लीग्स के आने के साथ
वेस्ट इंडीज़ को अपनी एक नई पावर देखी कि वी आर वेरी गुड विद T20s, क्योंकि हमने देखा क्योंकि एक तो नेचुरली जेनेटिकली एथलेटिक बंदे हैं, तो ऑल फैसेट्स ऑफ गेम में बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट फील्डर्स, मेजॉरिटी प्लेयर्स इनके ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तीखी तेज बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं, एंड हिटर्स भी बहुत बड़े हैं, हिटर्स तो दड़े हैं जहां मर्जी बैट पे आए ना आए स्टेडियम के बाहर। तो जो T20 की रिक्वायरमेंट थी उसमें तो परफेक्टली फिट हो रहे थे, बहुत अच्छे से फिट हुए। फिर CPL आया, उसने इनको और इंकरेजमेंट दी, उसका इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया कि 2012 का वर्ल्ड कप जीते, 2016 का वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप, तो लगा कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी। बट अब सोचो कि 2009 में इतना बुरा हाल था कि चैंपियंस ट्रॉफी थी 2009 की, और वेस्ट इंडीज़ के मेजर प्लेयर्स खेलने ही नहीं गए थे, इतना बुरा हाल था वेस्ट इंडीज़ का, एंड वेस्ट इंडीज़ कुडंट डू वेल देयर। आप सोचो चैंपियंस ट्रॉफी से ICC टूर्नामेंट में आपके प्लेयर्स नहीं खेलने जा रहे, इट वाज अनथिंकेबल, मतलब चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई। लीग्स का फ़ायदा हुआ जिसके कारण कि कहीं ना कहीं T20 परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हुई, तो 16 के बाद तो सबको लग रहा था कि नाउ द थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक अगेन, चीज़ें अच्छी होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें और ख़राब हुई। 16 के बाद तो हमने वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल ख़त्म होता देखा है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी दे कुड नॉट क्वालिफाई, 2022 वर्ल्ड T20 दे कुड नॉट क्वालिफाई, मतलब वो क्वालिफाइंग राउंड से बाहर ही नहीं निकल पाए थे मेन लीग के लिए, और 2023 वर्ल्ड कप तक तो पहुंच ही नहीं पाए। आप सोचो कि 3 बार मतलब वर्ल्ड कप फाइनल्स पहुंचने वाली और 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसका पार्ट ही नहीं थी, अब चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं है, वो फिर से क्वालिफाई नहीं किया उसके लिए। तो आप सोचो कि मतलब अब बेसिकली अब ICC टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे बांग्लादेश खेल रहा है, अफगानिस्तान खेल रहा है, तो मतलब ये इतनी बड़ी लेगेसी होने के बावजूद आप यहाँ पे हो आप, और जो बीच में अभी एक बार के लिए रिवाइवल भी आया, रिवाइवल आया 16 तक देखो वो इंडिविजुअल प्लेयर्स की ब्रिलियंस थी, क्योंकि मार्विन सैमुअल्स दोनों फाइनल्स के मैन ऑफ द मैच बने, फिर आपके पास डैरन सैमी ब्रिलियंट लीडर, कैप्टन, वॉट एवर यू कॉल, क्रिस गेल थे आपके पास नारायण थे, आपके पास एंड्रे रसल थे, आपके पास ऐसे प्लेयर्स थे, आपके पास पोलार्ड थे, जो मतलब जिनकी दहशत है, जो अपने दम पे मैच चेंज कर देते थे, और सारे मैच विनर्स थे इनके पास, मतलब बहुत बढ़िया अमेजिंग इनसेन टीम थी। और मतलब हैरानी की बात होती थी कि सैमुअल्स आपको वैसे चलते हुए नहीं इतने दिखते थे, बट फाइनल्स में आके वो अपनी बिल्कुल अलग गेम दिखाते थे। आप सोचो 16 कैसा ईयर था, आप पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते जिसमें अल्जारी जोसेफ वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम, ऋषभ पंत फाइनल्स में स्टंप आउट हुए थे फास्ट बॉलर पे, रन आउट बोलो स्टंप आउट बोलो व्हाटएवर, ऑब्वियसली दैट वाज अ रन आउट, फास्ट बॉलर रन आउट बोलते हैं, और इंडिया से फाइनल जीते जो कि हॉट फेवरेट्स थे उस टूर्नामेंट के, ईशान किशन की कैप्टनसी में थी इंडिया। उसके बाद आप मेंस वर्ल्ड T20 जीते, और उसी दिन आफ्टरनून में आप पहले वुमेंस वर्ल्ड T20 भी जीते थे। तो 3 ICC ट्रॉफीज आपके पास विद इन द मैटर ऑफ मंथ्स टेबल पे थी, तो ऐसे लग रहा था एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, थिंग्स आर एटलीस्ट इन वाइट बॉल फॉर्मेट थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक। बट बोर्ड की प्रॉब्लम्स और बढ़ी और कंसर्न्स आए। अब ये देखो पिछले 10-11 सालों में वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट 7 से 8 कोचेस चेंज हो चुके हैं, और पिछले 2 से 3 सालों में वेस्ट इंडीज के वनडे के ऑलमोस्ट 4 या 5 कैप्टन चेंज हो चुके हैं। अगर आप एक कोर लीडरशिप ग्रुप को ही स्टेबल नहीं रख पा रहे, मतलब 10 से 11 साल में 7 कोचेस या 8 कोचेस चेंज हो जाएं, व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट इज। मतलब यहाँ हम जीजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर हम इस चीज़ को तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि हमारे 6 महीने में एक कोच चेंज हो रहा हो। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट इवन वेंट टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे उनके इवन बोर्ड के प्रेसिडेंट से लेके मेंबर से लेके हर कुछ अनस्टेबल रहा है। और फिर उससे क्या हुआ, ग्रास रूट लेवल पे पैसा नहीं गया। ग्रास रूट लेवल पे अगर क्रिकेट ही डेवलप नहीं हो रही तो चीज़ें कैसे चेंज होंगी। अब 2023 वर्ल्ड कप में ना क्वालिफाई करने का, तो अगर आप कैंपेन देखोगे तो आप कहोगे डे 1 पे इट वाज डूम टू फेल। स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे अब क्वालिफायर शुरू होने थे उससे पहले 4-4.5 महीने तो उन्होंने वनडे ही नहीं खेला। फिर सीरीज ऑर्गेनाइज किससे की, UAE के साथ, मतलब 6 वनडे खेले टोटल क्वालिफायर शुरू होने से पहले, उनमें से 3 UAE के साथ थे। अब UAE के साथ खेल के किस तरह का प्रैक्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो रॉन ही देना था ना उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ ने। उसके बाद जिम्बाब्वे से आप हारे, अगला मैच आई थिंक नीदरलैंड से था, नीदरलैंड के अगेंस्ट
वेस्ट इंडीज हैड स्कोर 375 रन्स और वो टाई हुआ था मैच. उसके बाद सुपर ओवर में जेसन होल्डर ने बॉल की थी, 30 रन खाए थे. तो आप सोच सकते हो कि आपने 51 ओवर्स में 405 रन खाए. किससे? नीदरलैंड से, जिनको हम मतलब कंसिडरेशन सेट में भी नहीं रखते. इट्स नॉट लाइक आयरलैंड और अफगानिस्तान, ठीक है ना. और उसके बाद अगला मैच स्कॉटलैंड से था, वो भी बहुत बुरी तरह वेस्ट इंडीज हारी थी. तो 3 मैचेस उनको जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड से जीतने थे टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. वो तीनों मैचेस हारे थे. दिस वाज द स्टेट बिकॉज जिसमें जेसन होल्डर जैसे प्लेयर हैं अभी भी. हाँ, मतलब ऑब्वियसली उनके काफ़ी की प्लेयर्स खेले थे. मतलब रीज़न क्या है उन मैचेस में, क्या पैटर्न देखने को मिला? पहली बात तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स वर हॉरेबल, बिकॉज वो T20s का रिक्वायरमेंट ही नहीं है उतना ज़्यादा, बिकॉज दे आर ऑल हिटर्स. अब आंद्रे रसेल को कब हार्ड रन देखोगे? वॉक करते हैं वो, तो आपकी मसल मेमोरी नहीं बनी उसके अराउंड. फील्डिंग वॉज पैथेटिक इवन दो दे आर ब्रिलियंट. बट फील्डिंग के साथ ना प्रॉब्लम क्या होती है कि यू हैव टू वर्क एज अ टीम. आपको ड्रिल्स में सब में एज अ टीम खेला होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कहाँ बॉल आएगी, इस बॉलर की बॉल पे कितनी पेस पे आता है, क्या आता है, वो सब चीज़ें नहीं थी. इवन दो दे आर ब्रिलियंट फील्डर्स इंडिविजुअली, बट एज अ यूनिट दे वर नॉट जेलिंग टुगेदर बिकॉज दे वर नॉट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. और अगर आप एज अ बॉलिंग यूनिट 375 रन नीदरलैंड से खा रहे हैं तो दिस इज all over the place. all over the place. So 2023 World Cup campaign was designed in such a way that it was doomed to fail, and it failed miserably. मतलब वो इतना पेनफुल टाइम था. आप सोचो, मतलब आई क्लियरली रिमेंबर दैट एन बिशप वाज ऑन कमेंट्री एंड ऑल, और वो रो पड़े थे, मतलब कि यार क्या टाइम देख रहा हूँ मैं. वी वर लाइक, मतलब उन्होंने अपने एरा में वो टाइम देखा है कि जब बोल के उन्होंने टीमों को हराया है. और उसके बाद ये एरा देखना वॉज वेरी डिफिकल्ट. मतलब इंडियन टीम के लिए सोचो यार, 97 में इंडिया वहाँ पे गई, बारबाडोस में हार के आई. तेंदुलकर को इतना स्कार कर दिया उस चीज़ ने, क्योंकि कैप्टनसी उनकी पर्सनली सब खत्म हुई. 2002 में भी वेंट देयर, लॉस्ट बैडली. 2006 में हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से जीत के आए थे एक टेस्ट मैच, उससे सीरीज जीते थे. उसके बाद जाके चीज़ें सिंप्लीफाई हुई हैं. तो मतलब फॉर गुड 30-35 ईयर्स वी ऑलमोस्ट हैड हॉरेबल टाइम वाइल टूरिंग वेस्ट इंडीज. थिंग्स वर दिस बैड. और मतलब हमारे इतने अच्छे पीक बैटर्स आए, उन्होंने भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया. और अगर आज भी मैं देखूँ तो टेस्ट मैच बैटिंग में वेस्ट इंडीज एवरेजेस वाइज बैटर्स के लिए सबसे वर्स्ट पिचेस हैं. स्कोरिंग वेस्ट इंडीज में सबसे वर्स्ट है एवरेजेस बैटर्स की. नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका आती है. तो साउथ अफ्रीकन पिचेस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट विकेट्स हैं आज की डेट में वेस्ट इंडीज के विकेट, जहाँ पे स्कोर करना इतना मुश्किल है. तो वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, वो पिच बनानी मुश्किल है जिसपे रन पड़ जाएं, या वो मुश्किल है जिन पे रन ना पड़े? या ट्रेडिशनल होता है यार. प्रॉब्लम क्या है ना कि ओल्ड विकेट्स हो चुकी हैं, उनकी दोबारा रिपेयरमेंट नहीं हुई, उन पे एफर्ट नहीं लगा, तो वो अप एंड डाउन विकेट्स हैं, स्लो विकेट्स हैं, बॉल बैट पे नहीं आती. तो देयर इज नॉट बीन इनफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग दोज विकेट्स. यू कैन से ये विकेट्स वो हैं जो ओल्ड टाइम के हिसाब से चलती आ रही हैं. आपने इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप नहीं देखा? 100 रन चेज होने मुश्किल हो रहे थे. मतलब अगर यूएस लेग वाज बैड तो वेस्ट इंडीज लेग भी कोई बहुत अच्छी लेग नहीं थी. मतलब सोचो, नेपाल साउथ अफ्रीका टेस्ट, मतलब T20 मैच ही आप याद कर लो. ओ यार, नेपाल बेचारी जीतती रहेगी. अब सोचो कितनी स्लगिश, कितनी घटिया विकेट्स है कि वहाँ पे 100 रन साउथ अफ्रीका ऐसी टीम नहीं मार पा रही है. तो अब उसी से जज कर सकते हैं कि हाउ बैड द विकेट्स हैव बिकम एंड ऑल दीज थिंग्स. तो है ऑब्वियसली, जब पैसा नहीं होता तो चीज़ें तो खराब जाएंगी. कल्चरली बहुत चेंज हो चुका है. मतलब 80s में 70s में योर आइकन्स वर लाइक पीपल लाइक बॉब डिलन, जिनका वो स्टैंड अप इतना फेमस सॉन्ग है कि स्टैंड अप फॉर योर राइट्स. मतलब द एंटायर ब्लैक कम्युनिटी वाज हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट. फॉर देम इट वाज अ वर्ल्ड प्राइड टू सी द जर्नी ऑफ दिस वेस्ट इंडीज टीम. देयर वर स्टार्स एवरीवेयर, wherever they used to go. अफ्रीका में, मतलब और इन कंट्रीज में, एवरीबडी यूज्ड टू ट्रीट देम लाइक स्टार्स. अब वो चीज़ ही नहीं रही ना. अब वो मतलब जो अमेरिका की डोमिनेंस के बाद जो कोल्ड वॉर खत्म हुई, the entire narrative has shifted significantly and Asian teams became rich. They are now dominating the world cricket. तो मेजर फोकस अब इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पे रह जाता है. उनके टीवी टाइम्स, व्यूअरशिप टाइम्स के अकॉर्डिंगली आपका क्रिकेट वैसे भी अलाइन नहीं है. तो इसलिए उनका ऑडियंस आपके क्रिकेट को देखने नहीं आता, ठीक है ना, ट्रैवल नहीं करना चाहता, वो सब नहीं करना चाहता. तो यू हैव नॉट रिमेन दैट लुक्रेटिव इनफ कि आप पे लोग पैसा इन्वेस्ट करें. और ओपनली आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स ने भी उसे हेल्प नहीं किया और खराब ही किया. होता है ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती है ना, फिर आपके वो जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो भी आने बंद हो जाते हैं. अब
अब 2000 के बाद हमने कभी वो फास्ट बॉलर्स देखी ही नहीं, जो कर्टली एम्ब्रोज। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे अब जेनेटिकली लोग वैसे नहीं एग्जिस्ट करते। हमने तो बाय दैट लॉजिक हमने तो उल्टा करा, हमने तो बल्कि अब फास्ट बॉलर्स ज़्यादा देखने शुरू करे हैं, बट वो इन्वेस्ट करा ना, क्योंकि एग्जैक्टली वो ये ऐसा नहीं है, बीच में गेब्रियल थे, आपके रोच थे, फिर एडवर्ड थे, आपको ग्लिम्सेस दिखे हैं, और प्लेयर्स तो भी ब्रिलियंट है। ब्रावो इतने बड़े प्लेयर हैं, अभी शमार जोसेफ आए हैं, शमार जोसेफ आए, पर वो ग्रूम्ड ही नहीं है, उनको उतना एफर्ट उन पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है। अल्जारी जोसेफ 150 प्लस की बॉल करते हैं। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जितना केकेआर रसल पे इन्वेस्ट करती है आज भी, उतना मेरे को लग रहा है पूरे बाकी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पे जो नए हैं उन पे नहीं इन्वेस्ट हो रहा होगा उतना। नहीं है, पैसा ही नहीं है। मतलब कितने सारे प्लेयर्स आते हैं फ्लैश इन द पैन बन के ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो मतलब आप सोचो कि मतलब एवन लुइस जैसे प्लेयर्स हैं जो इतने ब्रिलियंट टैलेंट है, उनको वेस्ट इंडीज रिटेन नहीं कर पा रही। हेटमायर वाज ड्रॉप्ड बिकॉज ही मिस्ड अ रीशेड्यूल्ड फ्लाइट, मतलब उनको ड्रॉप कर दिया सीरीज से। मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दिखा रहे हैं, आप ये भी नहीं समझ रहे हैं कि वो प्लेयर्स के लिए वैसे भी आप प्रायोरिटी नहीं हो। ऑन टॉप ऑफ इट आपको अपनी पूरी ईगो भी रखनी है, ठीक है ना, तो चीज़ें नहीं आएंगी। नाउ प्लेयर्स आर मिंटिंग मनी एंड दे आर नॉट playing for a nation while playing for West Indies. You have to understand. And they are treated like gods in those T20 leagues. People are crazy about this. जो अंडर रसल को या सुनील नारायण को प्यार इंडिया में मिलता होगा, जो लोग उनके लिए लड़ते हैं, जो फैन वॉर्स होते हैं, क्या कैन दे एक्सपेक्ट दैट थिंग while playing for West Indies now? चांस ही नहीं है। अब ये सोचो कि जब इंडिया को फोड़ा था उन्होंने 76 के टेस्ट मैच में, तब क्राउड वॉज लिटरली शाउटिंग किल 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 किल, ये चल रहा था। There was so much crowd pressure because of what they had faced. जो वो पिछला टेस्ट मैच हारे थे, 400 नहीं डिफेंड कर पाए थे, और ऑस्ट्रेलिया में 5-1 से हार के आ रहे थे, that it was so much crowd pressure on Clive Lloyd also in that match. मतलब crowd was gunning for their head कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। अब तो crowds ही नहीं आती देखने उनके मैचेस। तो मतलब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, things have changed obviously. But do you think कि पर मैं again मतलब So we have to understand that cricket is no more that galvanizing power for the people of Caribbean, what it used to be in 70s, 80s, or maybe 60s. Now they have other avenues to focus on. They take pride in other things. Their individual these island nations have qualified for big tournaments. मतलब अपने पास उसेन बोल्ट जैसे players हैं जिन्होंने मतलब क्या क्या नहीं करके दिखाया. They have another set of idols now. The football players who have done well. For that matter, आपको पता होगा शायद कि विविन रिचर्ड्स ऑल्सो प्लेड फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, मैंने शायद बात भी की थी पहले। तो ऐसा तो नहीं था कि वो चीज़ें थी नहीं उनका पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो चीज़ें चेंज होती हैं, काफ़ी कुछ चेंज होता है। देखो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बताता हूँ कि आपने AC मिलान का नाम सुना है? अच्छा, इट्स अ वेरी फेमस फुटबॉल क्लब। यू नो इट वॉज स्टार्टेड बाय अ ब्रिटिशर जिन्होंने स्टार्टिंग में इसे फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब शुरू किया था 1899 में। अच्छा, तो इट वॉज अ फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब। क्रिकेट नेवर टुक ऑफ, जबकि इटली में भी क्रिकेट ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी से था। रीजन ब्रिटिशर्स जहाँ जाते थे नहीं वहाँ पे टुक ऑफ क्यों नहीं हो पाया इटली में? फुटबॉल ने ज़्यादा कर लिया बिकॉज उतना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रहा ही नहीं, बिकॉज वो तो डेवलप नेशन बहुत पहले ही बन गया ना। मतलब कहानी चेंज हो गई। अब ऐसे आपको फ्रांस में क्यों नहीं आया? चलो फ्रांस तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है टू एंड ऑल, तो फुटबॉल टुक ओवर। अब AC मिलान तो इतना लेजेंडरी क्लब है उनका एंड ऑल। एक टाइम पे तो सेरिया कितनी बड़ी फुटबॉल लीग होती थी, अब तो ऑब्वियसली इट हैज़ लिटिल डाई डाउन बिकॉज अब थोड़ा कम हो गया पहले से। तो बट इट स्टार्टेड एज अ फुटबॉल क्रिकेट क्लब इन 1899, आज से 125 साल पहले, और क्रिकेट ख़त्म ही हो गया। नेपल्स में तो आई थिंक 1826 से 1830 के आसपास पहला मैच हुआ था क्रिकेट का। तो मतलब ऐसी कहानियाँ भी हैं। तो इट हैपन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जबकि इतना बांग्लादेशी वहाँ पे रहता है एज अ रिफ्यूजी, एज अ मतलब माइग्रेंट एंड ऑल, तो तब भी क्रिकेट नहीं उतना इटली में पिक हो पाया। अब इटालियन टीम में थोड़ी चीज़ें आए हैं। जो बर्न्स जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर रह चुके हैं, इस टाइम पे कैप्टन है इटालियन टीम के। अच्छा, एंड उनका अगर T20 रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे तो इंडिया के लेवल का, नो डाउट एसोसिएट नेशंस में खेल रहे हैं। तो डैरन बाग करके इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे 2010 का, वो भी खेले थे, वो भी अभी खेल के चुके हैं इटली के लिए। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जियोपॉलिटिक्स वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। तो अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है उधर की कंट्रीज़ के लिए, और शायद बाकी वर्ल्ड पावर्स चाहती भी नहीं है कि उनको उस तरह से यूनिफाई किया जाए। पर आप क्या देखते हो कि शायद
मतलब आपको लग रहा है वहाँ की ऑडियंस जो है वो रही ही नहीं है इतनी कि मतलब वहाँ से निकलेंगे यार प्लेयर्स? देखो, पहले क्रिकेट वाज अ गैल्वनाइजिंग फोर्स, आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन प्रोसेस. नाउ इट इज द अदर वे अराउंड. आपने जिम्बाब्वे में देखा चीज़ें हुई, ठीक है ना, वहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस केम इन, देन देन इकोनॉमी वेंट फॉर अ टॉस. इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें इतना बड़ा कंसर्न है उन एरियाज़ के लिए, ठीक है ना. दे हैव लॉट ऑफ अदर इशूज टू डील विद, एंड ऑब्वियसली इट्स कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स टू फॉलो. एंड ऐसा नहीं अच्छे क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं, एंड दे मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग. बट And- नॉट फॉर वेस्ट इंडीज. Not for West Indies, because it was never a political association, it was never an economic association, ठीक है ना. तो एक एसोसिएशन का पार्ट रहने का रीजन भी नहीं है. तो आप क्या ये देखते हो आने वाले टाइम में कंट्रीज ये जो हैं, जो 13 कंट्रीज हैं, ये अपनी अपनी टीम बना लें हुआ तो था, अगर आपको याद हो. ओलंपिक्स में? हाँ, ये कॉमनवेल्थ में. यस, कॉमनवेल्थ में तो हुआ था. मतलब ऑब्वियसली पर चलो वो तो बाय रूल होना ही पड़ना था क्योंकि वहाँ तो मेडल जो होते हैं वो कंट्री को मिलते हैं. कंट्री को मिलते हैं. पर क्या आप क्रिकेट में ये होते हुए देखोगे? मुश्किल है, बिकॉज फिर चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी. फिर तो ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी नहीं हो रखा वहाँ पे. तो हम वेस्ट इंडीज़ का यहाँ से कम बैक होना बहुत मुश्किल है. नो डाउट गुड साइंस आर देयर, बिकॉज अभी उन्होंने इंग्लैंड को हराया वनडे सीरीज़ में, बांग्लादेश को हराया वनडे सीरीज़ में. तो प्लेयर्स तो अभी भी उनके पास बहुत हैं यार, ऐसी बात नहीं उनके पास प्लेयर्स नहीं है. जस्ट दैट टू पुट देम ऑन द फील्ड with the right spirit is going to be different. Darren Sammy को अब कोच बनाया, and he's definitely, he knows those management skills. Let's see how he turn around things, because अभी बड़ा recent सा चीज़ हुआ था मतलब वनडे मैच में अल्जारी जोसेफ was not happy with the captain, तो बाहर जाके बैठ गए थे चलते मैच में 5-6 ओवर के बीच में ही. तो मतलब सोचो ना, इतना रैंडम चीज़ें भी होती हैं. then he was dropped from the next match and चीज़ें चेंज हुई. इसमें ICC will also have to play a role कि they will, if they really want. देखो इंडिया को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, BCCI for that matter, who almost literally controls ICC, that if all these big teams go out of the picture, तो बचेगी नहीं. from spectacle point of view it will not be lucrative enough for the Indian audience also. आप हर बार वो 2-3 टीम्स के साथ खेलते हुए नहीं देखना चाहोगे. आप एक टाइम पे श्रीलंका के साथ इतने मैचेस हो गए थे, लोग बोर हो गए थे. बोर हो गए थे. लोगों को दिखता है नए प्लेयर्स दिखे, नए रिकॉर्ड्स बने, नई चीज़ें आए, वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है. फाइट मिले. मतलब मैं कह रहा हूँ BGT अगर हम हारे तो एटलीस्ट अब अगला BGT जीतने के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गई. हम सोचे ना, हम पिछले अगर 2006 के बाद से जब भी वेस्ट इंडीज़ गए हैं, उन टूर्स की कोई वैल्यू नहीं वो समझता. 11 में हम प्यार से उनको पेल के आगे, चाहते तो 2-0 भी जीत सकते थे, शायद 3-0 भी जीत सकते थे. हमने पूरी फुल थ्रॉटल किया भी नहीं, हमने पूरी टीम ए भी नहीं लेके गए. 16 में हमने प्यार से उन्हें हराया. 2 टेस्ट मैच जो बचे वो भी बारिश के ड्रॉ हो गए, ठीक है ना. 19 में तो उनको रौंद ही दिया. मतलब अब जब गए थे 23 में, उसमें भी बेसिकली एक मैच तो बारिश ने उनको बचा लिया. तो हमारे लिए भी जब वो इंडिया आते हैं तो वहाँ तो 2-2 दिन में मैच खत्म हो रहे होते हैं, कम्पीट ही नहीं कर पाते. अब तो उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया है. तो ये कंसर्निंग तो है दैट वी रियली नीड टू, मतलब एज अ नेशन हु रियली केयर्स फॉर द क्रिकेट एंड द मनी एंड द पावर दैट वी हैव, आई थिंक BCCI शुड टेक सम स्टेप्स. बट आपको क्या लगता है BCCI के लिए, बिकॉज BCCI इज लाइक ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन एसोसिएट क्रिकेट. एक चीज़ बड़ी चेंज होगी, एक चीज़ पता क्या चेंज होगी, जो अब सारे फ्रेंचाइजी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये सब हैं कंट्रीज, इन्होंने अब फॉरेन लीग्स में पैसा डालना शुरू कर दिया है. हाँ. CPL में बहुत सारा पैसा गया है. मतलब अब CPL में काफ़ी सारे ओनर्स तो यही हैं, इंडिया के ही हैं. तो उनसे ग्रास रूट लेवल क्रिकेट का फर्क पड़ेगा, बिकॉज स्काउटिंग पे फर्क पड़ेगा, हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज उनको पता है कि वेस्ट इंडीज हैज़ द रॉ टैलेंट. सो इफ द स्काउटिंग डन वेल इन वेस्ट इंडीज, then that automatically improves the standard of IPL. IPL also. Exactly. And the insane money that now IPL has, I think this is going to change. शायद यही चीज़ है जो SA20 ने भी ऑलरेडी करा है. Correct, no doubt किया. SA20 ने काफ़ी आई बॉल्स अट्रैक्ट करी हैं इस बार. इस सीजन तो बहुत, और उसका मेजर रीजन सोचो कि एक दिनेश कार्तिक also has played a big role in that. तो मतलब एक वो गया चीज़, उनका खुद का परफॉर्मेंस कैसा रहा नहीं रहा, वो तो नहीं था अच्छा. हाँ बट ठीक है, he became the talking point, right? That somebody left IPL and went there who was already a part of. पर ये तो BCCI के वाया ही हुआ है ना, ये जो दिनेश कार्तिक गए हैं वहाँ. आप बेसिकली अब आप रिटायर्ड प्लेयर हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ IPL एनीमोर. ओके. सो दैट्स व्हाई यू कैन प्ले एनीवेयर यू वांट. सो नाउ दैट मीन्स कि वी आर गोना सी कि अब बहुत सारे जो हमारे ऐसे प्लेयर्स जो नहीं है सेट में, कहीं पे भी कंटेंशन सेट में नहीं है, दे विल गेट रिटायर एंड प्ले फॉर दीज लीग्स. पैसा की वाली बात है ना. दिनेश कार्तिक का एक और मोटिव भी है, वो RCB के कोर मैनेजमेंट का पार्ट है, तो वो एक तरह से स्काउट भी हैं. तो फॉर हिम प्लेइंग दीज लीग्स मीन्स हैविंग द एक्सेस टू द बेस्ट टैलेंट जस्ट बिफोर IPL.
तो उनको ही जैसे क्लियरली बहुत क्लोज विजन्स, काफ़ी सारे इनपुट्स भी तो मिलते हैं ना। ये एक कदम आगे चल रहे हैं इस वक्त। वो भी तो है ना, बिकॉज यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड विद दोज प्लेयर्स, आइडेंटिफाइंग द टैलेंट, आइडेंटिफाइंग, सारा वर्ल्ड का टॉप प्लेयर तो वहाँ खेल ही रहा है ना, तो आपको वो मसल मेमोरी, वो नॉलेज तो मिल रही है आप ना। ऑन ग्राउंड देख सकते हो ना कि क्या चल रहा है, आप ऑलमोस्ट हर प्लेयर के साथ खेल रहे हो। और वही सब प्लेयर्स के अगेंस्ट आपने खेलना है, उनके साथ आपने खेलना है, और अगर कोई इंजरी आती है तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू नीड टू टारगेट, और फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ ऑब्वियसली इट्स लाइक अब आपने अपना एक स्काउट छोड़ रखा खेलने के लिए। तो इसलिए अब थिंग्स हैव गॉन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल, एंड वी विल सी दिस कमिंग इनटू द बिगर पिक्चर ऑल्सो। डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। पर आप सोचो कहाँ से, मतलब एक ब्रिटिश कॉलोनी से, मतलब पहला ब्लैक कैप्टन से, मतलब कहानी, फिर वर्ल्ड डोमिनेंस, वो भी कितनी बड़ी वर्ल्ड डोमिनेंस, वर्ल्ड कप्स, ट्रॉफी सब जीतने जनाते के बाद फाइनली आपने बिल्कुल डिक्लाइन होते भी देखा आपने। इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि हम एक हिस्ट्री लेसन पढ़ रहे हैं ऑफ अ किंगडम, कि पहले वो किंगडम बना, रोमन एम्पायर खड़ा हुआ, ठीक है ना, छोटी सी चीज़ से, फिर रोमन एम्पायर बड़ा हुआ, फिर उन्होंने अपनी पूरी दहशत रखी, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होकर ख़त्म हो गया, फिर वो सिर्फ कहानियाँ रह गई, और प्रिटी मच वैसा सा हुआ है उनके साथ। रियली इंटरेस्टिंग, एंड वी रियली होप कि रिवाइव करें ये। जो आपने CPL वाली बात बोली, एटलीस्ट वी रियली नीड देम इन T20 सेटअप, इफ़ नॉट टेस्ट, बिकॉज मेरे को लगता है टेस्ट के लिए तो आपका ग्रास रूट लेवल क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा टेस्ट में कम्पीट करने के लिए। आपको फर्स्ट क्लास सर्किट बहुत स्ट्रांग होना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो मुझे लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी हो पाएगा। पहले तो बहुत सारे वेस्ट इंडीज प्लेयर्स काउंटी खेलते थे, बहुत कुछ होता था। इवन शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे हैं, मतलब गैरी सॉबर्स फॉर दैट मैटर हैज प्लेड देयर, मतलब इतना कुछ हुआ है। सोचो ना, पीछे जो वेबस्टर ने रिकॉर्ड बनाया था कि 900 रन प्लस 30+ विकेट्स एंड ऑल बनाई थी, ही वाज द सेकंड प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री, फर्स्ट वाज गैरी सॉबर्स। तो मतलब ऐसी कहानियां भी रही हैं, तो मतलब नो डाउट, मतलब टैलेंट तो अभी भी उनके पास कम नहीं है। टैलेंट को ग्रूम करना, शेप करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब सबको पता है कि हमें ऑलराउंडर बनना है, बिकॉज हमारी वैल्यू उससे है, सबको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट बिग हिटिंग से है, ठीक है ना, तो हमें अलग तरीके की चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ताकि हम $1 मिलियन बेबीज बन पाए ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, ऑफ डिफरेंट लीग्स। तो रिक्वायरमेंट अलग है, तो उस हिसाब से वो ट्रेन हो रहे हैं, उस हिसाब से ये नहीं है कि नए प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बिकॉज वो CPL या वर्ल्ड लीग्स जो T20 लीग्स हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन तो मिल रही है कि भाई कि हमारे यहाँ से लोग दे आर मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग, वो चीज़ तो देखने को मिल रही है। तो पीपल आर टेकिंग अप स्पोर्ट, ऐसा नहीं कि क्रिकेट को कोई सीरियसली ले नहीं रहे, क्रिकेट को ले रहे हैं सीरियसली, बट वेस्ट इंडीज एज अ यूनियन को नहीं ले रहे हैं, यूनियन को भी नहीं ले रहे, और शायद मतलब टेस्ट मैचेस और वनडे क्रिकेट को नहीं ले रहे। हाँ, क्योंकि अगेन वनडे क्रिकेट इज मोर क्लोजर टू टेस्ट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन आवर डिफरेंट शोज। वनडे तो इन टोटलिटी सारी दुनिया में ही, मतलब अब उसमें आपकी गेम सेंस ही अलग है, तो वो उनके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर में ही नहीं, वो तो आता ही नहीं है। टेस्ट के लिए दे नीड टू इन्वेस्ट हेवीली इन अदर एस्पेक्ट्स, और T20 में बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल फाइट्स दे नेवर बीन एबल टू पुट देयर बेस्ट टीम फॉरवर्ड नाउ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। काफी बार जो उनका बेस्ट टैलेंट है वो आता ही नहीं है। ऐसे नारायण ने मना कर दिया कि मैं खेलूंगा ही नहीं, रीजन मतलब बोर्ड के साथ इश्यूज कब से नहीं है वो तो टीम के सेटअप में उन्होंने क्लियरली बोल दिया। इस बार काफी रिक्वेस्ट हुई, तब भी कह रही कि आई एम डन विद द वेस्ट इंडीज क्रिकेट, बेस्ट ऑफ लक टू देम, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले फॉर देम। इतने ज़्यादा पक चुके हैं, डिस्पाइट नोइंग कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं या अच्छा compete करते हैं, या क्योंकि आई बॉल्स तो सबसे ज़्यादा तो वर्ल्ड कप को ही है। फिर नारायण को क्या फर्क पड़ता है? नारायण को फर्क नहीं पड़ रहा, पर ऑलरेडी उनके स्टेक्स तो नहीं गिरने वाले, नहीं गिरने नहीं वाले, पर एट द सेम टाइम ये तो है ना कि वही बात है, वो कंट्री को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो वो फील ही नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कॉज नहीं है पीछे। पहले अलग कहानी थी। पहले जब 83-85 में लोगों ने अपार्थाइड के एरा में साउथ अफ्रीका खेले थे, तो उन प्लेयर्स को लिटरली कहते हैं ना बहिष्कृत कर दिया था। दे वर completely taken off the charts. When they came back to West Indies, majority of them died in as oblivions, drug addicts बन के, क्योंकि लोगों ने उनको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, बुलाना बंद कर दिया था कि you did something which was against the ethos of the African community, कि आपने ब्लैक अफ्रीकन्स को बिट्रे किया। कॉलिन क्रॉफ्ट had to settle in US. He couldn't even dare to come back to West Indies because he was not even sure कि what kind of repercussions he is going to face. This was the scenario then. तो वो चीज़ें अब तो नहीं होंगी ना, वो फाइट ही नहीं है, वो चीज़ें ही नहीं है।
वो रेवोल्यूशन, वो एरा ही ख़त्म हो चुका है। तो चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे। तो जियो पॉलिटिक्स plays a very important role, how you shape up. Now your exposure to things are quite different. You are having different set of daily heroes. तो अब आपके लिए वो उतना इंटरेस्टिंग, उतना enticing नहीं रहा है। बहुत मज़ा आया सर, मज़ा आ गया, एंड वी रियली होप आपको भी मज़ा आया होगा। और मेरे काफ़ी सारे ना ऐसे डाउट्स भी थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को लेके, वो काफ़ी क्लियर कर दिया आपने। इट वाज मोर लाइक अ हिस्ट्री लेसन, एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। इतने हाइज, इतने लोज, एंड स्टिल इन द लोज, मतलब क्या ही बोला है। हाँ, सिमिलर आप सोचो ना कि आप एक एशियन 11 के लिए खेल रहे हैं आज वर्सेस अफ्रीका 11। अफ्रो एशिया कप दोबारा आने की बात हो रही है, पर वो बंद क्यों हुआ? बिकॉज शायद वो जियो पॉलिटिकल सिनारियो वो सच कि हम पाकिस्तान के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है। अब तो करंटली बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, ठीक है ना। वी हैव इश्यूज विद आवर नेबर्स एंड ऑल। तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, तो इंडियन ऑडियंस कैसे देखेगी उसे कि सैम अयूब के साथ जायसवाल ओपन करने जा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो वी विल मिस दिस, विल बी एबल टू एडमायर दिस टुडे इन काइंड ऑफ जियो पॉलिटिकल सिनारियो वी आर इन। मतलब मुझे लगता है कि बवाल उठ जाएगा इस पे। तो मतलब हाँ, मतलब हो तो सकता ही नहीं, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ एज अ क्रिकेट लवर यू वुड लव टू सी दिस। हाँ, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू नेशन, तो फिर आप कहोगे ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। दे हैव डन सो मच हार्म टू अस, वी वोंट लेट दिस हैपन। एग्जैक्ट। तो वही कह रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल सिनारियो काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑल दीज थिंग्स अ लॉट। तो वही है, रिवर्स हुआ वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के साथ। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कल्चर का उनके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और क्या इन आइलैंड्स के आपस में भी लड़ाई रहती है? नॉट एग्जैक्टली, आई वुड से उतना की लड़ाइयाँ मतलब कि तोपें चल रही हैं वो नहीं हो रहा, पर बिकरिंग तो है, इंटरनल बिकरिंग्स तो डेफिनेटली है। बिकॉज क्वाइट डिफरेंट कल्चर्स दे हैव, डायलेक्ट सबके अलग है, सब कुछ अलग है। कल्चर्स, डायलेक्ट, इवन दो दे वुड स्पीक इंग्लिश सम ऑफ देम, बट डायलेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो बहुत अलग है, बहुत सारी कहानियाँ अलग हैं। चलो सर, बहुत मज़ा आया। पिचेस बहुत अलग है, है पिचेस बहुत अलग है हर एक कंट्री में। ऑलमोस्ट। पर जैसे 13 कंट्रीज हैं, पर क्या सब में मैचेस खेले जाते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मेजर तो यही 4-5 मेजर टेस्ट प्लेइंग वेन्यूज ही हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन हो गया, आपका किंगस्टन हो गया, किंगस्टन जमैका हो गया, फिर गयाना में हो गया। तो नया स्टेडियम भी बन गया वहाँ पे, पहले एक पुराना स्टेडियम भी था। प्रोविडेंस हो गया, ये सब गिने चुने स्टेडियम्स ही हैं। मतलब ऑब्वियस CPL में तो ऑब्वियसली दे हैव अ बिगर इन्फ्लुएंस, बट इतना भी नहीं है। चलो सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा आपका, एंड थैंक यू सो मच गाइज आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वी रियली होप आपको मज़ा आया होगा। मेमोरी डाउन द लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें सीखने को मिले। तो वी रियली होप एज क्रिकेट कम्युनिटी कि वेस्ट इंडीज़ का रिसर्जेंस दोबारा देखने को मिले। एंड बेयर मिनिमम है, पहले वो वर्ल्ड कप्स में, ICC टूर्नामेंट्स में वो क्वालिफाई करना स्टार्ट करें। दैट्स द आई गेस बेयर मिनिमम नीडेड, क्योंकि नीचे वाली टीम्स भी तभी इम्प्रूव करेंगी अगर नीचे वाली टीम्स में भी कंपटीशन अच्छा होगा। मतलब क्रिकेट हैज टू बिकम अ ग्लोबल स्पोर्ट्स इन ट्रू सेंस। मतलब एक टाइम तो था कि 12 टीम्स बहुत स्ट्रांग होती थी, लड़ती थी। अब ODIs में वो नहीं दिखता, 6 रह गई हैं, 6 या 7 हद, 6-7 ही रह गई हैं। अगर आप इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हो तो उसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। उसमें श्रीलंका नहीं पहुंच पाई। मैं कह रहा हूँ श्रीलंका हटाओ, क्योंकि श्रीलंका पहुंच नहीं पाई क्योंकि उन्होंने ही करा ना। बिल्कुल सही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आप अफगानिस्तान को भी आज के टाइम में ODI सेटअप में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बांग्लादेश तो खैर उन्होंने तो प्रूव कर दिया है कि वो मतलब थोड़े से ग्लिम्पसेस देंगे, थोड़े से दिल जीतेंगे, एंड उसके बाद फिर वो कोई मेजर टूर्नामेंट आज तक वो जीत नहीं पाया। इवन पाकिस्तान पे भी डाउट्स हैं। इस पाकिस्तान तो ऐसा ऑफ लेट उन्होंने फॉर्म दिखाई है, पर उससे पहले तो वनडे क्रिकेट में तो कितने साल ही लड़ रहे हैं। तो चलो ठीक है, पाकिस्तान को फिर भी, क्योंकि मतलब वो पाकिस्तान ऑफ 90s तो नहीं है ना। तो आप देखोगे तो 6 टीमें ही बची हैं, कहाँ 12 टीमें स्ट्रांग होती थी जो, और वो जो 12 वाला टाइम था उसमें जिम्बाब्वे, कीनिया भी होती थी जो वो स्ट्रांग होती थी, और उसमें अफगानिस्तान नहीं होती थी, बांग्लादेश भी नहीं होती थी उसमें। तो आपके पास जिम्बाब्वे, कीनिया जैसी कंट्रीज भी कितना तगड़ा कंपटीशन देती थी, वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं। तो थिंग्स हैव बीन इन द मतलब रॉन्ग डायरेक्शन। और कुछ क्रिकेटिंग नेशंस है जिनके पास इतनी पावर और इतना ज़्यादा फोकस आता जा रहा है कि सारा कुछ वहीं शिफ्ट होता जा रहा है।
कहीं ना कहीं अब इंडिया को ही चार्ज लेना पड़ेगा, बीसीसीआई को स्पेशली। हाँ, और मैं वही कह रहा हूँ कि शायद बीसीसीआई नहीं भी करेगी तो आईपीएल टीम्स पक्का से करेंगी. फ्रेंचाइजीज आर इन्वेस्टिंग एवरीवेयर. मतलब आप देखो कि 100 में हमारा इतना मेजर से आ गया, दुबई में लीग्स है उनमें हमारा इतना मेजर से है. आपको क्या ये होता वो दिखेगा, चलो आउट ऑफ टॉपिक पूछ ही लेते हैं, कि आईपीएल में इज देयर एनी चांस वी माइट सी कि ऐसा कुछ रूल है कि आप एक एसोसिएट प्लेयर खिला सकते हैं यार एक्स्ट्रा? आपने आज देखा कि दिल्ली के लिए अभी मैं देख रहा था कि एक जापानीज बॉलर हैं जो ट्रेन हो रहे थे, कर रहे थे जापान में, एक वुमेन्स क्रिकेट टीम में दिल्ली में. मतलब अभी जो WPL चल रहा है उसमें जापानीज प्लेयर इज प्लेइंग. अच्छा. तो PSL में there's a Chinese player who was playing and all. तो इतना कुछ तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा. बट मैं वही कह रहा हूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे IPL इज ऑल्सो वेरी हाई स्टेक गेम. तो शायद फ्रेंचाइजीज ही ना माने कि हम हमारे फॉरेन प्लेयर्स पहले ही चाह रहे हैं उनमें भी एक को एसोसिएट डाल दो. तो मे बी वी माइट सी दीज थिंग्स हैपनिंग इन रणजी, विच इज़ गुड, बिकॉज वहाँ पे एटलीस्ट उन प्लेयर्स को भी एक्सपोजर मिलेगा, हमें भी थोड़ा और बेटर में सही मिलेगा. वहाँ से चीज़ें शुरू हो सकती हैं, स्मैट में, विजय हजारे में, रणजी में, दैट वी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज फॉरेन प्लेयर्स also, and for them also it will be a good exposure because सबके लिए ही अच्छा, ये विन विन हो जाएगा काफी. win-win हो जाएगा. बिकॉज आप काफ़ी तो आप देखते हो कि काफ़ी तो क्लियरली देख के पता चल जाता है दे आर बिट्स एंड पीसेस प्लेयर. तो rather than playing them in all the teams, और काफ़ी सारी तो रणजी में टीम्स भी बहुत वीक हैं. week है, बिल्कुल सही. सो आई गेस इवन वहाँ पे उनको स्लॉट किया जा और उनको सकता भी है. पता होगा कि बिकॉज वी आर प्लेइंग इन अ कंट्री विच इज द हब ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. तो इफ वी गेट इन टच विद गुड स्काउट्स, दिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू स्काई रॉकेट आवर करियर लाइक एनीथिंग. विल बी प्रोपेल्ड फॉरवर्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. और किसी का एक भी स्मैट, एक भी रणजी अच्छी चली गई, तो वो नजरों में तो आ ही जाएंगे. ऑटोमेटिकली वो आईपीएल टीम में ही आ जाएगा. तो इसलिए obviously the incentive for these players will be huge, and I am very sure once BCCI starts opening up their doors for these things, response तो बहुत amazing आने वाला है. चलो सर, वी रियली होप कि आपको बीसीसीआई चेयरमैन बनाया जाए एंड आप फिर ये डिसीजन लो आते सारे. Not even, I would say, not even closely knowledgeable enough to be in that kind of a thing. अभी तो बहुत दुनिया दूर है. कोई नहीं सर, हम्बल ब्रैग चलता है. सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू अबाउट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, एंड वी रियली होप कि आपको भी ये पसंद आया होगा. प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस पॉडकास्ट. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कि आपका क्या ओपिनियन है, एंड आपकी भी अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के साथ कोई मेमोरीज हैं तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन.